Hello students, my name is Aman Sharma and I will teach you current affairs. I am teaching from previous 8 years and I have worked with so many institutes in this field and from last 8 years I have a great experience of current affairs, how to teach and so many selections I gave in other institutes also and अगर हम बात करें तो ये जो सक्सेस मंत्रा एवं क्लियर एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस का ये प्लेटफॉर्म है तो यहाँ पर आपको मैं करंट अफेयर्स जो है वो पढ़ाऊंगा, ध्यान रखिएगा। आज का जो सेशन है, आज के सेशन में हम ये देखेंगे करंट अफेयर्स की कौन कौन सी कैटेगरीज हैं, कितने नंबर के क्वेश्चन जो हैं उनमें आते हैं, ठीक कितने नंबर के क्वेश्चंस उनमें आते हैं ये देखेंगे। साथ ही साथ किस कैटेगरीज में से कितने मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है, किस लेवल तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकता है, ठीक इसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ हम बात करेंगे कुछ करंट अफेयर्स की भी कि कैसे कैसे क्वेश्चन वहां पे आते हैं, ठीक उन सारी चीजों को आज हम देखेंगे। इस सेशन को शुरू करने से पहले थोड़ा सा एक बार अगर बात कर ले ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, तो ऑनलाइन क्लासेस के बारे में आप सभी जानते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, एक तो लॉकडाउन अभी चला हुआ है, लेकिन उससे पहले भी अगर बात करें या फिर अब आगे की बात करें तो ऑनलाइन क्लासेस जो है वो ज्यादा बेटर है अदर ऑफलाइन क्लासेस से। ऐसा इसलिए क्योंकि आप भी देखते हैं कि आज की डेट में आपको अगर किसी इंस्टीट्यूट में जाना है तो आप जाते हैं, डेमो लेते हैं, उसके बाद फिर जाना शुरू करते हैं। तो देखते हैं आप घर से जाते हैं, पहले तो घर से जाने के लिए आपका टाइम जो है वो बहुत ज़्यादा लगता है कि आने-जाने में टाइम लग जाता है। साथ में फिर आपके एक्स्ट्रा खर्चा थोड़ा हो जाता है, पैसा खर्च करना पड़ता है आने-जाने के लिए। साथ ही साथ अगर देखें तो वहाँ पे अगर आपकी ज़्यादा आवर्स की क्लासेस है या 3 या 4 घंटे की क्लास है तो बीच में खाना-पीना कुछ है, तो उस चीज़ के ऊपर कई सारे जो आपके ये एक्सपेंसेस है वो हो जाते हैं, खर्चे हो जाते हैं। तो इसी वजह से हमने सोचा है कि भाई आपको ऑनलाइन क्लासेस जो है प्रोवाइड की जाए। तो इसी वजह से ये ऑनलाइन क्लासेस जो है प्रोवाइड की जा रही है सक्सेस मंत्रा क्लियर एग्जाम की तरफ से। और इन ऑनलाइन क्लासेस में देखिए आपको पढ़ाया जाएगा। इसका फायदा क्या है? पहले के ऊपर तो देखा आपने कि आपको टाइम ज़्यादा खर्च करने की ज़रूरत नहीं, आने-जाने के लिए टाइम आपका सेव होगा, टाइम बचेगा। आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। वैसे तो ज़रूरत नहीं है, क्यों? क्योंकि आपको जो क्लास प्रोवाइड की जाएगी, इस क्लास के बाद एक आपको लिंक दे दिया जाएगा, उस लिंक से आप उसी वीडियो को बार-बार जो है वो देख सकते हैं, चाहे आप 10 बार देखिए। जो भी आपके पॉइंट्स जो फैकल्टीज़ के द्वारा बताए गए या जो हमारे द्वारा जो बताए जाते हैं, अगर आप उसमें कोई भी पॉइंट आपको लगता है कि आप वो पॉइंट जो है वो डिक्टेट नहीं कर पाए, तो उस चीज़ को आप क्या कर सकते हैं, नोट कर सकते हैं दोबारा से वीडियो देखकर, ठीक? तो अगर पॉइंट्स रह भी जाते हैं तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तो दोबारा से आप वीडियो देखिए, सारी चीज़ आपको मिल जाएगी, लिंक मिल जाएगा क्लास के बाद ही। इसके बाद जैसे छूट जाता है या कोई क्वेश्चन जो छूट जाता है या फिर कोई क्लास आपकी मिस हो गई, तो जिसके चलते क्या होता है कि आपको क्या करना पड़ता है, आपको एडमिन से बात करना पड़ती है, एडमिनिस्ट्रेशन से बात करना पड़ता है कि भाई आपको जो है इस क्लास का बैकअप चाहिए या फिर दोबारा से आपको एक क्लास करनी है। तो उस चीज़ की भी ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा, वीडियो से आप दोबारा से क्लास देख लीजिए, चाहे 10 बार आप क्लास देखिए, फ्यूचर में आप उसी क्लास को बार-बार देख सकते हैं। ठीक, तो ये भी फ़ायदा आपको यहाँ पर मिलेगा, ध्यान रखिएगा। में कोई सेशन आपने अटेंड करा, उसमें कोई भी आपके डाउट आते हैं, तो साथ में टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है, उसमें आप अपने डाउट्स विद इन द क्लास भी पूछ सकते हैं। फैकल्टीज़ उसको लगभग क्लियर करते हैं। लेकिन इससे एक बढ़िया और भी आपके लिए एडिशनल ये बात है, अच्छी बात है कि आपको फैकल्टीज़ के जो टेलीग्राम के लिए टेलीग्राम पे कांटेक्ट करने के लिए उनका मोबाइल नंबर ये आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। कोई भी आपको डाउट हो, कभी भी किसी भी चीज़ का, एग्ज़ाम से पहले या फिर क्लासेस के बाद, जैसा भी आपको लगे तो आप डाउट्स जो हैं वो रेगुलर पूछ सकते हैं। 24/7 फैसिलिटी है, नंबर आपके पास है, जब चाहिए आप अपने डाउट्स जो हैं वो क्लियर कर सकते हैं फैकल्टी से, ध्यान रखिएगा। इसमें एक और कुछ और भी फ़ायदे हैं, जैसे क्या होता है ऑफ़लाइन क्लासेस में आपने देखा होगा किसी इंस्टीट्यूट में गए, इंस्टीट्यूट में आपने जाके डेमो लिया, क्लास करना शुरू कर दिया या फिर क्लास करना लोग शुरू करते हैं, तो आपने भी सुना होगा अपने फ्रेंड से कि भाई
जिसके द्वारा डेमो दिया गया था वो टीचर वहाँ पे नहीं पढ़ा रहा है, कोई और पढ़ा रहा है उसके बाद। डेमो अच्छे टीचर से दिलवा दिया, बाद में ये दिक्कत आती है। तो ऐसा यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। जिसका आपको डेमो दिया जा रहा है वही सब फैकल्टी जो आपका बैच कंप्लीट करेंगे, पूरा बैच, ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ इसमें ये भी है कि आपको वेल एक्सपीरियंस फैकल्टीज जो हैं इस प्लेटफॉर्म के ऊपर मिलेंगे, सारे के सारे, ठीक, जिन्हें अपने सब्जेक्ट के अंदर डीप नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है, कम से कम थाउजेंड्स में सिलेक्शन जो है वो दे चुके हैं फैकल्टीज। ऐसे फैकल्टीज आप फैकल्टीज के साथ आप जुड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। और अगर हम बात करें तो यहाँ पर कुछ और भी फायदे हैं। जैसे आप जाते हैं इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो वहां पे इंफ्रास्ट्रक्चर की प्रॉब्लम होती है, या फिर क्लीनिनेस नहीं है, साफ सफाई नहीं है। तो आप देखिए घर पे बैठे अपनी क्लासेस जो हैं इसके सक्सेस मतलब एग्जाम के साथ जुड़कर, ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म के साथ जुड़कर इन चीजों को भी घर बैठे-बैठे अटेंड कर सकते हैं। तो इसी वजह से आपको ये फ़ायदा है कि वहाँ पे जैसा भी इंफ्रास्ट्रक्चर की दिक्कत आती है, तो अब वो दिक्कत भी आपको नहीं आने वाली है। डिस्ट्रैक्शंस नहीं होंगी कि जैसे आप देखते हैं क्लासेस में कि जहाँ पे इंस्टीट्यूट है, तो अगर मान लीजिए रोड साइड ये इंस्टीट्यूट, तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ट्रैफिक की। ठीक, तो इससे अच्छा घर बैठे आप आराम से अपना देख सकते हैं। उस और साथ ही साथ आपको ये भी फ़ायदा है कि आपको एक शेड्यूल जो है प्रॉपर वो स्टार्टिंग में मिल जाता है कि आपकी ये क्लास इस दिन होनी है, तो उसके हिसाब से आप तैयारी कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि कोई सेक्शन या कोई सब्जेक्ट आपका ज़्यादा ही वीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, उसको देख सकते हैं कि इस दिन होता है, तो इस दिन मैं बिल्कुल भी इस क्लास को मिस नहीं करूँगा। वैसे तो हर क्लास को आप अटेंड करिए, किसी भी क्लास को मिस ना करें, लेकिन जो भी आपको सब्जेक्ट लगता है कि भाई हाँ, ये सब्जेक्ट जो है थोड़ा टिपिकल है या फिर थोड़ा मुश्किल है कि मुझे समझ कम आता है या फिर मेरी पकड़ इस सब्जेक्ट के ऊपर कम है, तो उन चीज़ों को आप जो है धीरे-धीरे सारी चीज़ों को अच्छे से उसके ऊपर वर्कआउट कर सकते हैं। क्योंकि आप भी जानते हैं जितने भी सब्जेक्ट हैं, अगर कोई भी सब्जेक्ट जो कमज़ोर है, उसके ऊपर अगर आप अच्छे से ध्यान देंगे, तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। ठीक? तो इसी वजह से हमने ये प्लेटफ़ॉर्म जो है तैयार किया है, जिससे आपको ये सारी दिक्कतें बिल्कुल भी ना आएँ। ठीक? और भी कई सारे फ़ायदे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि भई कभी आप ऑफ़लाइन क्लास करते हैं, तो क्लास में क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट साथ में होते हैं, वो भी आंसर करते हैं, लेकिन आप आंसर नहीं कर पा रहे हैं क्वेश्चन्स का जो टीचर्स पूछ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा शेम फ़ील करते हैं स्टूडेंट्स कि भई मैं आंसर नहीं दे पा रहा हूँ या फिर मैंने एक भी आंसर नहीं दिया। दूसरा, कोई अगर आप डाउट पूछना चाहते हैं, तो अगर एक क्लासरूम है जिसमें 60 से 70 स्टूडेंट्स बैठे हैं, उनमें आपको लगता है कि यार मैं ये क्वेश्चन पूछूँगा, तो ये कहीं हल्का क्वेश्चन ना हो, ठीक? कि जिससे कि फैकल्टी को या फिर टीचर्स जो हैं वो आपका मज़ाक उड़ाएँ कि भई ये क्या क्वेश्चन पूछ रहा है, इसको इतना नहीं पता है। तो उस चीज़ का ये सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ आप यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म पे आपको ये एडवांटेज है उस चीज़ का कि आपको ये चीज़ें या फिर इन मुश्किलों का सामना यहाँ पर इस प्लेटफ़ॉर्म पे नहीं करना पड़ेगा। तो इसी चीज़ के लिए सारी जो चीज़ें हैं वो आपके बेनिफिट के लिए बनाई गई हैं, ध्यान रखिएगा। और सक्सेस मंत्रा भी सक्सेस मतलब क्लियर एग्ज़ाम ऑनलाइन क्लासेस जो हैं ये स्टार्ट की गई हैं। ये इंस्टीट्यूट ऐसे इंस्टीट्यूट है जिसमें कई लाखों सिलेक्शन जो हैं वो हो चुके हैं, ठीक? चाहे वो एसएससी के हों, बैंकिंग के हों, अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ के हों, अदर्स जो भी जितने भी कोर्सेज़ हैं, कई सारे लाख स्टूडेंट जो हैं वो इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, इस इंस्टीट्यूट के ज़रिए सिलेक्शन जो है पा चुके हैं, ठीक? तो उसी चीज़ के चलते आगे भी और भी जैसे आप भी चाहते हैं कि भई आपकी गवर्नमेंट जॉब हो और साथ ही साथ आप जल्दी से सिलेक्शन लेना चाहते हैं, तो आप भी इस प्लेटफ़ॉर्म के साथ जुड़िए और आपके फ्यूचर के लिए ये बढ़िया होगा। आप अपने साथियों को भी इसके साथ जोड़िए, तो आपको ये पक्की बात है कि आपका सिलेक्शन जो है वो होगा ही होगा, ठीक? ध्यान रखिएगा और टिल सिलेक्शन बैच ये है, ध्यान रखना है। चलिए स्टार्ट करते हैं, तो हम करंट अफ़ेयर्स के अंदर कैटेगरीज़ देखते हैं, कौन-कौन सी कैटेगरीज़ हैं, जो आपको पेपर में वहाँ पर पूछता है, ठीक? जैसे करंट अफ़ेयर्स की कैटेगरीज़ में अगर हम देखें, तो पहले तो 3 कैटेगरीज़ यहाँ पर लिखी हुई हैं, ठीक? बहुत सारी कैटेगरीज़ हैं करंट अफ़ेयर्स की, वन बाय वन हम डिस्कस करते चलेंगे। जैसे पहली कैटेगरी है न्यू अपॉइंटमेंट्स की, आप देख रहे हैं न्यू अपॉइंटमेंट्स, हिंदी में इसे नई नियुक्तियां कहा जाता है। नई नियुक्तियां कहते हैं अगर कोई व्यक्ति किसी पोस्ट के ऊपर अपॉइंट किया गया है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा या अदर
कंट्रीज के अंदर भी इंटरनेशनल अपॉइंटमेंट्स में उसको काउंट कर लिया जाता है। तो जितने भी अपॉइंटमेंट्स है, नई नियुक्तियों से सवाल बनते हैं, उनके बारे में आज हम देखने वाले हैं। अगर नई अपॉइंटमेंट्स की अगर हम बात कर लें, इस कैटेगरी में से कितने क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछता है। देखिए 1 to 2 मार्क्स, 1 से 2 नंबर में ये क्वेश्चन जो है पेपर में पूछा जाता है। 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये जो क्वेश्चन है, किस लेवल तक ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है? देखिए अपॉइंटमेंट्स का जो क्वेश्चन है वो स्टेट लेवल पे भी आपसे पूछ सकता है। राज्य स्तर के ऊपर नियुक्ति अगर कोई भी होती है, उसके बारे में आपसे पूछेगा। हम बात करेंगे अभी सेकंड के ऊपर। अगर बात करेंगे तो नेशनल लेवल के ऊपर अगर कोई अपॉइंटमेंट होती है, राष्ट्रीय स्तर के ऊपर अगर कोई नियुक्ति होती है, उसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। थर्ड के ऊपर आ सकता है, इंटरनेशनल लेवल के ऊपर अगर कोई अपॉइंटमेंट होती है तो उसके बारे में। ठीक, तो 3 लेवल पे ही ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना है। स्टेट लेवल अपॉइंटमेंट, नेशनल लेवल अपॉइंटमेंट या सेंट्रल लेवल अपॉइंटमेंट भी कह सकते हैं इसे, और थर्ड के ऊपर इंटरनेशनल लेवल अपॉइंटमेंट। ठीक, राज्य स्तरीय नियुक्ति है, राष्ट्रीय स्तरीय नियुक्ति है, या केंद्र स्तरीय कह सकते हैं, और साथ ही साथ अंतरराष्ट्रीय स्तरीय नियुक्ति कोई भी होती है तो उसकी बात हम कर रहे हैं। ठीक, चलिए अगर न्यू अपॉइंटमेंट्स में अगर हम देखें तो इसमें क्वेश्चन जो पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी अपॉइंटमेंट्स में आपने देखा होगा कि मध्य प्रदेश के नए सीएम जो है वो बने थे, अपॉइंट किए गए थे। मध्य प्रदेश के नए सीएम बने, नए चीफ मिनिस्टर बने, नए मुख्यमंत्री बने। आपने नाम सुना होगा शिवराज सिंह चौहान, जिनको मामा जी के नाम से भी जाना जाता है। मध्य प्रदेश के नए मुख्यमंत्री बने। कौन सी बार वो मुख्यमंत्री बने? तो चौथी बार। ठीक, शिवराज सिंह चौहान administered the oath of chief minister for the fourth time and he became the chief minister of मध्य प्रदेश। और वो कहाँ के मुख्यमंत्री बने? तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने, ध्यान रखना है। इससे पहले मुख्यमंत्री कौन था, या फिर वो किस पार्टी से वो बिलोंग करते हैं शिवराज सिंह चौहान साहब? तो याद रखना है वो बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी को बिलोंग करते हैं। और अगर हम बात करें इससे पहले कांग्रेस पार्टी के जो एमएलए थे कमलनाथ, वो पहले मुख्यमंत्री थे। कहाँ के? मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश के, ध्यान रखना, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अगर आपसे पूछता है, ठीक, जिन्होंने रिजाइन कर दिया था, तो नाम है उनका कमलनाथ, याद रखना है। ठीक, चलिए अब अगर बात कर लें तो आप भी जानते हैं कि मुख्यमंत्री को शपथ कौन दिलाता है? गवर्नर दिलाता है। तो मध्य प्रदेश का गवर्नर कौन जिन्होंने शपथ दिलाई? अगर मध्य प्रदेश के गवर्नर की बात करें, ठीक, मध्य प्रदेश के अगर गवर्नर की बात करें तो लालजी टंडन। कौन? लालजी टंडन। लालजी टंडन इज द करंट गवर्नर ऑफ मध्य प्रदेश। ठीक, लालजी टंडन साहब जो हैं वो वर्तमान में मध्य प्रदेश के गवर्नर हैं, जिन्होंने उन्हें शपथ दिलाई। ठीक, अब ये तो नियुक्ति हो गई स्टेट लेवल के ऊपर, स्टेट लेवल अपॉइंटमेंट हो गई। एक और स्टेट लेवल अपॉइंटमेंट की अगर हम बात करें तो आंध्र प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन डेवलपमेंट। ठीक, आंध्र प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन डेवलपमेंट के द्वारा, ठीक, आंध्र प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन के द्वारा क्या किया गया है? अभी हाल ही में अश्विनी लोहानी को चेयरमैन जो है वो अपॉइंट किया गया है। ठीक, रिसेंटली अश्विनी लोहानी, ठीक, अश्विनी लोहानी हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू चेयरमैन ऑफ आंध्र प्रदेश टूरिज्म कॉरपोरेशन। ठीक, अश्विनी लोहानी जो है वो आंध्र प्रदेश पर्यटन निगम के चेयरमैन जो है अभी हाल ही में बनाए गए थे, ध्यान रखना। ठीक, अब अश्विनी लोहानी बनाए गए। अश्विनी लोहानी की अगर बात करें तो ये पहले एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एएआई के चेयरमैन थे। ठीक, बिफोर दिस ही वाज द चेयरमैन ऑफ एएआई, डबल एआई, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पूर्व अध्यक्ष। कौन? अश्विनी लोहानी। ठीक, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया डबल एआई है, आप भी जानते हैं भारत सरकार इसे प्राइवेटाइज करने जा रही है। ठीक, इसका निजीकरण करने जा रही है, प्राइवेटाइजेशन करने जा रही है। तो प्राइवेटाइजेशन तो करने जा रही है, लेकिन इसकी जगह या फिर अश्विनी लोहानी की जगह एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का नया जो चेयरमैन या प्रेसिडेंट जो अपॉइंट किया गया है वो राजीव बंसल को किया गया है, याद रखना है। किसे किया गया? राजीव बंसल को। और राजीव बंसल को नया अपॉइंट किया गया है चेयरमैन किसका? तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का, याद रखेंगे। तो आप देख रहे हैं कि ये जो अपॉइंटमेंट हो गया वो सेंट्रल लेवल के ऊपर हो गया। सेंट्रल लेवल के ऊपर या नेशनल लेवल के ऊपर एक और अपॉइंटमेंट की बात करें तो अभी हाल ही में क्या किया गया था? एक सीबीसी अपॉइंट किया गया था। सीबीसी की अगर बात करें तो इसे फुल फॉर्म में सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर भी कहा जाता है। सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, हिंदी में इसे कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त। हिंदी में इसे क्या कहा जाता है? केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कहा जाता है। अगर सेंट्रल विजिलेंस
कमिश्नर की बात करें जो छापेमारी भी करते हैं, ध्यान रखिएगा, सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर किसे नया अपॉइंट किया गया है? तो नया सीबीसी बनाया गया है अभी हाल ही में संजय कोठारी को। किसको बनाया गया है? संजय कोठारी। संजय कोठारी साहब को अपॉइंट किया गया है हाल ही में नया सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, केंद्र सतर्कता आयुक्त नया किसे बनाया गया है? तो संजय कोठारी। अगर संजय कोठारी की बात करें तो संजय कोठारी जो हैं वो पहले राष्ट्रपति के सेक्रेटरी थे, फॉर्मर प्रेसिडेंट सेक्रेटरी। प्रेसिडेंट कहें तो राष्ट्रपति, आप भी जानते हैं, प्रेसिडेंट साहब के सेक्रेटरी थे, ये ध्यान रखना है, ठीक। फॉर्मर सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के वर्तमान राष्ट्रपति के पूर्व सचिव, सेक्रेटरी, पूर्व फॉर्मर सेक्रेटरी, जिन्हें अब अपॉइंट किया गया है सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर, याद रखना है। तो ये जो अपॉइंटमेंट है किस लेवल के ऊपर है? सेंट्रल लेवल के ऊपर है, याद रखेंगे। अब प्रेसिडेंट के ये सेक्रेटरी थे, इसका मतलब प्रेसिडेंट का सेक्रेटरी अब नया किसी और को बनाया गया होगा। अगर हम बात कर रहे हैं कि प्रेसिडेंट के सेक्रेटरी की अगर बात करें कि हाल ही में किसे जो है या फिर रिसेंटली हु हैज बीन अपॉइंटेड एज द न्यू सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, के हाल ही में भारत सरकार के द्वारा किसे जो है भारत के वर्तमान राष्ट्रपति माननीय रामनाथ कोविंद जी का सचिव नियुक्त किया गया है। तो किसे नियुक्त किया गया है संजय कोठारी की जगह? तो कपिल देव त्रिपाठी को ध्यान रखना है। कपिल देव त्रिपाठी, कपिल देव त्रिपाठी हैज बीन अपॉइंटेड एज न्यू सेक्रेटरी ऑफ प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक। कपिल देव त्रिपाठी जो है वो नए बनाए गए हैं सचिव किसके? राष्ट्रपति के, याद रखना है। चलिए, ये अपॉइंटमेंट हो गया आपका सेंट्रल लेवल के ऊपर। अगर सेंट्रल विजिलेंस कमिश्नर की बात करूं तो जो सेंट्रल विजिलेंस कमीशन है वो क्या करता है? एक विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है वो मनाता है, विजिलेंस अवेयरनेस वीक मनाता है। विजिलेंस अवेयरनेस वीक की अगर बात करें तो देखिए, लोगों को जागरूक करने के लिए अवेयरनेस अवेयरनेस बढ़ाने के लिए लोगों की, इस चीज के लिए एक विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है वो मनाया जाता है। बहुत बार ये क्वेश्चन पेपर अवेयरनेस वीक जो है वो कब मनाया जाता है, ठीक। चलिए, अगर विजिलेंस अवेयरनेस वीक की बात करें तो देखिए, विजिलेंस वी से विजिलेंस है, वी से वल्लभ भाई पटेल, आप भी जानते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। अब वल्लभ भाई पटेल की अगर बात करें तो वल्लभ भाई पटेल साहब का बर्थडे कब होता है? सब जानते हैं 31 अक्टूबर को होता है। 31 अक्टूबर को बर्थडे होता है किसका? सरदार वल्लभ भाई पटेल का, जिन्हें लौह पुरुष के नाम से भी जाना जाता है, आयरन मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है, फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक। भारत के पहले प्रथम गृह मंत्री, ध्यान रखना है। 31 अक्टूबर को उनका जन्म दिवस होता है, तो सीधा याद रखना है 31 अक्टूबर को मिड में रखकर ये विजिलेंस अवेयरनेस वीक जो है वो मनाया जाता है। इसको बीच में रखकर तो 31 अक्टूबर से 3 दिन पहले, तो इसका मतलब आपका हो जाएगा 28, 29 और 30 सितंबर। 28, 29 और 30 सितंबर 3 दिन हो गए। और 31 अक्टूबर के 3 दिन बाद 28, 29, 30 अक्टूबर, सॉरी अक्टूबर आएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि अक्टूबर की बात कर रहे हैं तो 28, 29, 30 अक्टूबर से लेकर आपका 31 अक्टूबर को मिड में लेकर आगे अगर चलेंगे तो आ जाएगा आपके पास 1, 2 और 3 नवंबर, ठीक। तो इसका मतलब 28 अक्टूबर से लेकर 28 अक्टूबर से लेकर 3 नवंबर तक ये वीक जो है वो मनाया जाता है हर साल। याद कैसे रखेंगे? तो मैंने बताया, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब का बर्थडे याद रखना 31 अक्टूबर, उसको बीच में जो है इंक्लूड किया जाता है। तो 31 को अगर बीच में रखेंगे तो 28, 29, 30 3 दिन पहले, 3 दिन उसके बाद तो 1, 2 और 3 नवंबर याद रखना है, ठीक। चलिए, अब चलते हैं अगले हमारे करंट अफेयर्स की कैटेगरी की तरफ। अगर करंट अफेयर्स की सेकंड जो कैटेगरी है उसके बारे में अगर हम देखें तो यहाँ पर कहा गया ऑर्बिचरीज, ठीक। ऑर्बिचरीज है या फिर डेथ्स जिसे आप कहते हैं, अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या निधन हो जाता है तो उसके बारे में भी कई सारे क्वेश्चन पेपर में पूछता है। देखिए, जनरली एक क्वेश्चन पेपर में आता है, कई बार 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं, ठीक। 1 से 2 क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। अगर ऑर्बिचरीज की बात करें तो अभी हाल ही में देखा होगा आपने, साहिबजादे इरफान अली खान का निधन हुआ था, ठीक। एक्टर जो कि एक अभिनेता थे, इरफान अली खान, साहिबजादे इरफान अली खान, उनका निधन हुआ।
29 अप्रैल को उनकी डेथ हुई थी। देखिए डेट पूछता नहीं है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने भी पढ़ा होगा। लेकिन 29 अप्रैल को डेथ हुई थी इरफान अली खान, एक्टर थे। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि रिसेंटली साहिबजादे इरफान अली खान हु पास्ड अवे वाज अ डैश, या फिर वाज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड, वो किस क्षेत्र से संबंधित थे। ठीक, तो ऐसे ही आपको ऑप्शन देता है, तो एक्टर थे, अभिनेता थे, याद रखना है। अगर इरफान अली खान की बात कर लें तो वो कहाँ के रहने वाले थे, तो ही वो कहाँ पे उनका जन्म हुआ था, तो जयपुर राजस्थान। ठीक, कहाँ के रहने वाले, जयपुर राजस्थान, ध्यान रखना है। ठीक, जयपुर राजस्थान में उनका जन्म हुआ था, याद रखेंगे। ठीक, जयपुर राजस्थान में जन्म हुआ था इरफान अली खान का। ठीक, अभी हाल ही में निधन हुआ। लाइफ ऑफ पाई। ठीक, उसके बाद अगर हम बात करें तो स्लम डॉग मिलियनेयर, साथ ही साथ अगर हम बात करें तो स्पाइडरमैन इत्यादि कई महत्वपूर्ण फिल्मों में उन्होंने अभिनेता के तौर पर अपना रोल जो है वो अदा किया था। ठीक है, अपना योगदान दिया, ध्यान रखना है। बहुत ही अच्छे व्यक्ति थे। कैंसर की वजह से उनकी मृत्यु हुई, आप भी जानते हैं। ठीक, तो इसी के बारे में जैसे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि उनका निधन हुआ, कहाँ के रहने वाले थे, किस क्षेत्र से संबंधित थे, आर्बिट्रेरी से क्वेश्चन जो है वो इस हिसाब से पूछता है, आपको याद रखना है। ठीक, और अगर हम बात कर लें कि इंटरनेशनल लेवल पे अगर इस आर्बिट्रेरीज के बारे में अगर क्वेश्चन पूछता है तो वो कैसे पूछा जा सकता है। अगर अंतरराष्ट्रीय स्तर के ऊपर आपको मृत्यु या निधन के बारे में क्वेश्चन पूछता है तो क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जैसे हाल ही में अभी क्या हुआ कि जफर सरफराज का निधन हुआ। जफर सरफराज, ठीक, जफर सरफराज का निधन हुआ था। अगर जफर सरफराज की बात करें तो जफर सरफराज एक क्रिकेटर क्रिकेटर ये थे। किस देश के क्रिकेटर थे, पाकिस्तान के रहने वाले, पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर जफर सरफराज, जिनका हाल ही में निधन हो गया। वो कोविड 19 पॉजिटिव जो है वो पाए गए थे। ठीक, कोरोना वायरस डिसीज 2019 जो डब्ल्यूएचओ के द्वारा नाम दिया गया है बीमारी को, ये बीमारी जो कोरोना वायरस के चलते होती है। ठीक, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे कि कौन सा वायरस है। ठीक, आगे आपको डिटेल में थोड़ा बताऊंगा इसके बारे में, ध्यान रखिएगा। तो जफर सरफराज का निधन हो गया, पूर्व क्रिकेटर थे, तो वो ये भी पूछ सकता है किस फील्ड से संबंधित थे, तो स्पोर्ट्स से संबंधित थे। क्रिकेटर थे तो उसके बारे में भी आ सकता है कि हॉकी प्लेयर, फुटबॉलर या क्रिकेटर। ठीक, ये भी पूछ सकता है किस देश के रहने वाले, तो पाकिस्तान। निधन हो गया किसकी वजह से, तो कोविड 19 की वजह से, ध्यान रखना है। तो ऑर्बिट्रेरी से एक क्वेश्चन पेपर में आता है, ध्यान रखना, एक नंबर में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और भी कई सारी डेथ हुई, ऋषि कपूर साहब की डेथ हुई। ठीक, उसके बाद हंस लाल भारद्वाज की डेथ हुई, ध्यान रखिएगा। हंस लाल भारद्वाज की अगर बात करें तो ही वॉज द फॉर्मर लॉ मिनिस्टर इन द यूपीए गवर्नमेंट। वो पूर्व कांग्रेस सरकार में कानून मंत्री के तौर पर भी कानून मंत्री के तौर पर भी काम कर चुके थे, हंसलाल भारद्वाज। अगर हंसलाल भारद्वाज के बैकग्राउंड की अगर बात करें तो वो रोहतक हरियाणा को बिलोंग करते हैं। ठीक, हरियाणा के रोहतक जिले के वो रहने वाले, ध्यान रखना, हंसलाल भारद्वाज, जिनका निधन हो गया। एंड ही वॉज द सेकंड लॉन्गेस्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, दूसरे सबसे ज्यादा समय तक कानून मंत्री रहने वाले व्यक्ति वो थे। ठीक, सबसे ज्यादा लंबे समय तक दूसरे नंबर के ऊपर अगर किसी ने कानून मंत्री के तौर पर काम किया है तो हंसलाल भारद्वाज साहब, जिनका निधन हो गया। रोहतक हरियाणा के वो रहने वाले थे, ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अब चलते हैं अगली कैटेगरी की तरफ। तो अगली कैटेगरी में क्वेश्चन है पर्सन इन न्यूज। पर्सन इन न्यूज में देखिए बहुत सारे ऐसे पर्सन हैं जो अभी चर्चा में थे। ठीक, अगर हम बात कर रहे हैं सुनील छेत्री साहब की, आपने भी नाम सुना होगा, स्पोर्ट्स पर्सन है सुनील छेत्री साहब। तो सुनील छेत्री की अगर बात करें तो सुनील छेत्री साहब को अभी हाल ही में फीफा के द्वारा क्या किया गया था, कोविड 19 के बारे में अवेयरनेस फैलाने के लिए उन्हें जिम्मेदारी जो है वो सौंपी गई थी। ठीक, रिसेंटली फीफा चोजन इंडियन फुटबॉलर सुनील छेत्री to raise awareness among people about COVID-19। COVID-19 के बारे में जनता को जागरूक करने के लिए फीफा के द्वारा पूरे विश्व में किसे जो है वो चूज किया गया था, तो सुनील छेत्री को चूज किया गया था। ठीक, करंट
कैप्टन ऑफ इंडियन फुटबॉल टीम, जो वर्तमान में भारतीय फुटबॉल टीम के कप्तान भी हैं, सुनील छेत्री, उन्हें जो है फीफा के द्वारा चयनित किया गया था। कोविड-19 कोरोना वायरस की वजह से जो बीमारी होती है उसके बारे में जागरूकता फैलाने के लिए लोगों में, ठीक। किसे चूज किया गया? सुनील छेत्री, याद रखना है। फीफा के बारे में, फीफा की अगर बात कर लें तो फीफा का फुल फॉर्म है फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन। अगर फीफा की बात कर लें तो फीफा की स्थापना की गई थी 1904 में। फीफा वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1904, 1904 में इसकी स्थापना की गई थी। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है, ठीक। इसका मुख्यालय स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख शहर में है, ध्यान रखना है, ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हेडक्वार्टर है। अगर इसके प्रेसिडेंट की बात कर लें, अध्यक्ष की बात कर लें, तो फीफा के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं वो हैं जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो इज द करंट प्रेसिडेंट ऑफ फीफा। फीफा के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो जियानी इन्फेंटिनो है, याद रखना है, ठीक। और अगर फीफा की करंट रैंकिंग के मुताबिक टॉप पे कौन सा देश है या टॉप पे कौन से देश की टीम है, तो बेल्जियम इज ऑन द टॉप ऑफ द टेबल फॉर कंसेक्यूटिव ईयर्स, ठीक। 2019 में भी यही टॉप के ऊपर था, पहले स्थान के ऊपर था, और अभी 2020 में भी नंबर 1 के ऊपर है, ध्यान रखना है, ठीक। इंडिया जो है वो 108 रैंक के ऊपर है, 108वें स्थान के ऊपर है फीफा की ताजा रैंकिंग के मुताबिक, ठीक। अब पर्सन इन न्यूज में हमने देखा सुनील छेत्री के बारे में, ठीक। और अगर हम पर्सन इन न्यूज में अगर बात करें तो आपने देखा होगा कि अभी हाल ही में किसी देश के प्रधानमंत्री कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे, ठीक। उनका टेस्ट किया गया कोविड-19 के लिए, तो उसमें पॉजिटिव पाए गए। तो किस देश के राष्ट्रपति, किस देश के प्रधानमंत्री? तो प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, ठीक। रशिया के वर्तमान, रूस के वर्तमान प्रधानमंत्री, नाम है जिनका मिखेल मुशिस्टिन, ठीक। क्या नाम है? मिखेल मुशिस्टिन, ध्यान रखना है। अगर मिखेल मुशिस्टिन की बात करें तो ही इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, ठीक। और अगर राष्ट्रपति की बात करें तो वहां के राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, आप जानते ही हैं। मिखेल मुशिस्टिन इज द करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ रशिया, रशिया के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, एंड ही वाज टेस्टेड पॉजिटिव इन कोविड-19 टेस्ट, ठीक। कोविड-19 टेस्ट में अभी वो पॉजिटिव जो है वो पाए गए थे, ध्यान रखना, मिखेल मुशिस्टिन। अगर मार्च के महीने की मैं बात करूं तो मार्च के महीने में, द मंथ ऑफ मार्च, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ यूके, यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन के वर्तमान प्रधानमंत्री जिनका नाम बोरिस जॉनसन है, बोरिस जॉनसन, वो भी कोविड-19 पॉजिटिव जो है वो पाए गए थे, ध्यान रखना है, ठीक। चलिए, और अगर हम बात कर लें उनके हेल्थ मिनिस्टर की, उन्हीं के जो कैबिनेट के जो हेल्थ मिनिस्टर हैं वो भी कोविड-19 पॉजिटिव जो है वो पाए गए थे, ठीक। मैथ्यू हेनलॉक नाम है उनका, ध्यान रखिएगा, वो भी कोविड-19 टेस्ट में पॉजिटिव पाए गए थे, ध्यान रखना, ठीक। तो पर्सन इन न्यूज है, जो भी व्यक्ति चर्चा में होते हैं उनके बारे में क्वेश्चन जो है पेपर में बहुत सारे पूछता है। तो अगर हम बात कर लें तो पर्सन इन न्यूज में से भी 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन जो है वो पेपर में आते हैं, ध्यान रखना, 1 से 2 नंबर में, ठीक। कई सारे क्वेश्चन जो है वो इससे पूछता है, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चल रहे हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है या कैटेगरी है, करंट अफेयर्स की जो अगली कैटेगरी है, चौथी कैटेगरी है, ध्यान रखिएगा, प्लेसेस इन न्यूज, ठीक। चौथी कैटेगरी क्या है? प्लेसेस इन न्यूज है। चौथी कैटेगरी प्लेसेस इन न्यूज की है। देखिए इसमें भी पेपर में जो क्वेश्चन आपसे पूछता है वो 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन जो है वो आपसे पूछे जाते हैं, ठीक। जो भी प्लेसेस न्यूज में होते हैं उसके बारे में क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब अगर हम यहाँ पे बात करें तो कई सारे प्लेस ऐसे हैं जो चर्चा में थे। अगर हम बात कर लें तो रोहतांग पास टनल का नाम आपने सुना होगा। रोहतांग पास टनल, पेपर में क्वेश्चन आता है बार बार कि रोहतांग पास टनल इज सिचुएटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेस, किस स्थान के ऊपर है, विच वॉज इन द न्यूज रिसेंटली, ठीक। जो रोहतांग पास टनल जो कि हाल ही में चर्चा में थी, ये किस राज्य में स्थित है, ठीक, किस स्टेट में है? तो देखिए रोहतांग पास टनल की अगर बात करें तो इट इज सिचुएटेड इन हिमाचल प्रदेश, ठीक। ये कहाँ पर है? हिमाचल प्रदेश में है, ठीक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। अगर बात करें हिमाचल प्रदेश में है तो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया अटल बिहारी वाजपेयी, who laid the foundation stone
और कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ दिस टनल इन जून 2000। ठीक, पूर्व प्रधानमंत्री भारत के अटल बिहारी वाजपेयी, सब उनके बारे में जानते हैं। उनके कार्यकाल में जून 2000 में, सन 2000 में, वर्ष 2000 में जून के महीने में इस टनल का कंस्ट्रक्शन जो है वो स्टार्ट किया गया था। ध्यान रखना है, उसका फाउंडेशन स्टोन जो है वो रखा गया था। तो इसी वजह से जो वर्तमान प्रधानमंत्री हैं भारत के, नरेंद्र मोदी साहब, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने क्या कहा है कि अब इस टनल का नाम चेंज करके क्या कर दिया जाएगा, उनके नाम पर रखा जाएगा और इस टनल को अब जाना जाएगा अटल टनल के नाम से। ध्यान रखना है, दिस टनल विल बी नोन एज अटल टनल। इसका नाम जो है वो चेंज कर दिया गया, रीनेम कर दिया गया, नाम क्या रख दिया गया, अटल टनल। इसी वजह से ये चर्चा में था, पेपर में, बहुत सारे पेपर्स में पूछा गया है, आगे भी आपसे पूछ सकता है, ध्यान रखना है। ठीक, रोहतांग पास टनल का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, अटल टनल। अब अटल टनल की पास लग गया, तो पास की अगर बात करें तो ये हिमाचल में ही कई सारी वैलीज को आपस में जोड़ता है। ठीक, तो ये कुल्लू वैली को लाहौल एंड स्पीति वैली से जोड़ता है, कुल्लू को लाहौल एंड स्पीति वैली से जोड़ता है। ध्यान रखना है, लाहौल वैली अलग है, स्पीति वैली अलग है, इसको कुल्लू को लाहौल और स्पीति वैली से जोड़ता है, याद रखना है। और साथ ही साथ अगर बात करें तो किस राज्यों को जोड़ता है, तो रोहतांग पास जो है वो लेह टू मनाली, लेह से मनाली को आपस में जोड़ता है। ध्यान रखना है, रोहतांग पास लेह से मनाली, लेह की अगर बात करें लेह लद्दाख तो जे.एंड.के, और अगर बात करें मनाली की तो मनाली इज इन हिमाचल प्रदेश, ये हिमाचल प्रदेश में है, तो लेह को मनाली से जोड़ता है। अब ये जो रोहतांग पास था, ये लेह को जो मनाली से जाने का रास्ता था, ये कितने किलोमीटर का था, 46 किलोमीटर का था, 46 किलोमीटर। ठीक, तो अब जब ये रोहतांग पास टनल जब ये बन जाएगी, इस टनल जो बन गई है, ऑलमोस्ट लगभग तैयार है, और जिसका नाम भी रीनेम कर दिया गया, जिसका उद्घाटन भी लगभग कर दिया जाएगा, ध्यान रखिएगा, तो 46 किलोमीटर का ये डिस्टेंस इसने कम कर दिया। ठीक, इट विल रिड्यूस द 46 किलोमीटर डिस्टेंस बिटवीन लेह एंड मनाली। ठीक, लेह और मनाली के बीच में जो 46 किलोमीटर की दूरी थी उसको इसने कम कर दिया। ये टनल जो है, इट इज द इट इज द वर्ल्ड्स हाईएस्ट टनल at an world's longest tunnel at an altitude of 3000 मीटर। विश्व की सबसे लंबी सुरंग 3000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर। अगर हम बात करें कि 3000 मीटर की ऊंचाई के ऊपर विश्व की सबसे लंबी सुरंग कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश में है। क्या नाम है उसका, तो अटल टनल नाम है। पहले नाम क्या था, तो रोहतांग पास टनल था, ध्यान रखना है। अगर लेंथ पूछता है तो याद रखेंगे 8.8 किलोमीटर, 8.8 किलोमीटर लेंथ है, ध्यान रखना है। ठीक, अब जो 46 किलोमीटर की दूरी थी पहाड़ी क्षेत्रों में, पहाड़ी सड़कों के जरिए जाना पड़ता था लेह से मनाली, अब वो 8.8 किलोमीटर, लगभग 9 किलोमीटर में दूरी जो है वो तय हो जाएगी। जहां 2 से ढाई घंटे या 3 घंटे इस सफर के लिए लगते थे लेह टू मनाली, अब कितने किलोमीटर सफर तय करना है 46 किलोमीटर की जगह, मात्र 9 किलोमीटर। ठीक, ध्यान रखना है। तो वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट टनल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर, नाम है अटल टनल, याद रखना है। 8.8 किलोमीटर लेंथ है, लॉन्गेस्ट टनल एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 3000 मीटर, याद रखें। ठीक, तो प्लेसेस इन न्यूज के बारे में बहुत सारे प्लेस हैं, अभी वाइजैक में देखा होगा, ठीक, गैस लीकेज हुई थी, उसकी वजह से कुछ पर्सन जो है जिनकी डेथ हो गई, तो वो भी क्या है, विशाखापट्टनम, वो भी अभी चर्चा में था, ध्यान रखिएगा। अगर हम बात करें यहाँ पर अदर, आपके पास जो करंट अफेयर्स की कैटेगरी है, जो अगली कैटेगरी है, वो पांचवी कैटेगरी आप देख रहे हैं, आपके पास है अवार्ड्स एंड ऑनर्स की। फिफ्थ कैटेगरी ऑफ द करंट अफेयर्स इज अवार्ड्स एंड, जो भी पुरस्कार एवं सम्मान दिए जाते हैं, पेपर में बहुत सारे क्वेश्चन जो है वो इसके संबंधित पूछता है। अगर पुरस्कार एवं सम्मान की बात करें तो पहले इस कैटेगरी के बारे में हम देखें कितने मार्क्स के क्वेश्चन जो आपसे पूछता है। ठीक, कितने मार्क्स के पूछता है, 2 to 3 मार्क्स, ध्यान रखना है। ठीक, 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन जो है वो इस कैटेगरी से आपको पूछे जाते हैं, याद रखना है। 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है अवार्ड्स एंड ऑनर की, याद रखिएगा। अगर मैं यहाँ पे बात कर लूं अवार्ड्स एंड ऑनर की कैटेगरी की, तो देखिए अवार्ड्स एंड ऑनर की अगर हम बात कर लें तो अवार्ड्स एंड ऑनर की कैटेगरी में बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है। अब यहाँ पे अवार्ड्स एंड ऑनर की जो कैटेगरी है 2 से 3 नंबर में आता है, जैसे आपने देखा। पांचवी कैटेगरी है, 2 से 3 नंबर में आता है। चलिए
इसमें अगर हम बात करें तो अभी हाल ही में एक अवार्ड जो है वो दिया गया था। ठीक, कौन सा अवार्ड? अवार्ड की अगर बात करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020, विच इज गिवन इन द फील्ड ऑफ पॉलिटिक्स, जो कि राजनीति के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक, पॉलिटिक्स के क्षेत्र में, राजनीति के क्षेत्र में दिया जाने वाला श्यामा प्रसाद मुखर्जी पुरस्कार 2020 किसे प्रदान किया गया? क्वेश्चन आपसे पूछेगा, ध्यान रखिएगा। ये जो अवार्ड पॉलिटिक्स के क्षेत्र में दिया जाता है, श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020, जो राजनीति के क्षेत्र में दिया जाता है, ये दिया गया असम के वर्तमान मुख्यमंत्री। ठीक, इट हैज बीन प्रेजेंटेड टू असम्स करंट चीफ मिनिस्टर। असम राज्य के वर्तमान मुख्यमंत्री नाम है सर्बानंद सोनोवाल, सर्बानंद सोनोवाल। ठीक, सर्बानंद सोनोवाल साहब को दिया गया है, ध्यान रखना है, सर्बानंद सोनोवाल साहब को दिया गया, जो कि वर्तमान में असम के मुख्यमंत्री हैं। उन्हें पॉलिटिक्स के क्षेत्र में अवार्ड दिया गया है, याद रखना है। और ये अवार्ड जो दिया गया, ये अवार्ड दिया गया करंट एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर कौन है? विदेश मंत्री इस समय कौन है? तो आप भी जानते हैं, एस जयशंकर साहब। एस जयशंकर, सुब्रमण्यम जयशंकर इज द करंट फॉरेन मिनिस्टर या फिर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक, भारत के वर्तमान विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर साहब के द्वारा ये पुरस्कार जो है वो दिया गया। किसे दिया गया? सर्बानंद सोनोवाल साहब को। कौन सा अवार्ड दिया गया? श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड। किसके द्वारा? तो सुब्रमण्यम जयशंकर साहब के द्वारा। यहीं पर मालदीव्स की जो मालदीव्स की जो पार्लियामेंट है, आप भी जानते हैं मजलिस के नाम से, तो मजलिस पार्लियामेंट के जो स्पीकर हैं मोहम्मद नशीद, उनके और विदेश मंत्री सुब्रमण्यम जयशंकर दोनों के द्वारा इन्हें प्रेजेंट किया गया है, ध्यान रखना है। ठीक, आपसे ये भी पूछ सकता है कि अलोंग विद सुब्रमण्यम जयशंकर, एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया, हु was there to present श्यामा प्रसाद मुखर्जी अवार्ड 2020। ठीक, तो कौन थे? तो मजलिस, जो पीपल, जो लोगों की पार्लियामेंट है, ठीक, पीपल्स मजलिस जो कि पार्लियामेंट है मालदीव की, उसके स्पीकर, अध्यक्ष, वर्तमान अध्यक्ष मोहम्मद नशीद, वो भी वहां पर मौजूद थे इस अवार्ड को देने के लिए, ध्यान रखना है। ठीक, चलिए, अगर अवार्ड्स एंड ऑनर की कैटेगरी की बात करें तो एक और अवार्ड जो कि दिया गया था, जिसे आप जानते हैं ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, आपने सुना होगा ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया की अगर बात करें तो इट इज द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। ठीक, ऑस्ट्रेलिया का, ऑस्ट्रेलिया देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान, जिसे ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया के नाम से दिया जाना जाता है, वो अभी हाल ही में दिया गया था किरण मजूमदार शाह, किरण मजूमदार शाह। ठीक, रिसेंटली किरण मजूमदार शाह वाज प्रेजेंटेड विद ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ इंडिया। ठीक, किरण मजूमदार शाह को अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। किरण मजूमदार शाह वर्तमान में एक फार्मास्यूटिकल कंपनी है जिसे बायोकॉन लिमिटेड के नाम से जाना जाता है। शी इज द प्रेजेंट चेयरपर्सन ऑफ अ फार्मास्यूटिकल कंपनी विच इज नोन एज बायोकॉन लिमिटेड। बायोकॉन लिमिटेड की वर्तमान अध्यक्षा नाम है किरण मजूमदार शाह। उन्हें ये पुरस्कार जो है वो प्रदान किया गया था, ध्यान रखना है। ठीक, तो क्वेश्चन आएगा रिसेंटली हु वाज कॉन्फर्ड विद द ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, तो किसे? किरण मजूमदार शाह को। अगर पूछता है किस कंपनी की वो सीएमडी है, तो किसकी है? बायोकॉन लिमिटेड की, ध्यान रखना है। एंड किरण मजूमदार शाह इज द फोर्थ इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड। किरण मजूमदार शाह जो है वो चौथी भारतीय हैं जिन्हें इस पुरस्कार से, या जिन्हें ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है। शी इज द फोर्थ इंडियन टू रिसीव दिस अवार्ड। ये चौथी भारतीय जिन्हें पुरस्कार दिया गया है। ठीक, कई बार क्या होता है, क्वेश्चन का लेवल बढ़ा दिया जाता है, तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि किस, इनमें से किस व्यक्ति को अभी तक ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित नहीं किया गया है, इनमें से किस भारतीय को अभी तक ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित नहीं किया गया है। तो एक तो किरण मजूमदार शाह हो गई, तीन नाम कौन कौन से हैं मैं वो बता देता हूं। अगर बात कर ले सचिन तेंदुलकर साहब की, तो इन्हें भी सम्मानित किया गया था। कब सम्मानित किया गया? 2012 में सम्मानित किया गया।
2012 में सचिन तेंदुलकर साहब को ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। अगर मैं बात कर लूं मदर टेरेसा की, मदर टेरेसा के बारे में आपने सुना होगा, 1982 में इन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया से सम्मानित किया गया था। 1982 में किसे सम्मानित किया गया? मदर टेरेसा को। एक तो सचिन तेंदुलकर, एक मदर टेरेसा, किरण मजूमदार शाह, 3 हो गई। चौथा तो सोली सोराब जी, सोली जहांगीर सोराब जी, द फॉर्मर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, पूर्व मुख्य न्यायाधीश भारत के सोली सोराब जी, इन्हें सम्मानित किया गया था ऑस्ट्रेलिया के सर्वोच्च नागरिक सम्मान से किस वर्ष में? तो 2006 में। मैंने आपको ईयर भी साथ बता दिया, ध्यान रखिएगा। अभी तक 4 व्यक्ति हैं जिन्हें ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया सम्मानित किया गया है। चौथी भारतीय तो किरण मजूमदार शाह। क्वेश्चन पूछेगा इनमें से कौन सा व्यक्ति है जिसे यह पुरस्कार नहीं दिया गया है? 4 ऑप्शन आपको वहां पे देगा, यही चारों ऑप्शन रखिएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक, किसे नहीं दिया गया है, ये 4 ऑप्शन रखेगा तो इसमें से एक ऑप्शन वो हटा देगा, एक नाम कोई और डाल देगा, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी डाल दिया, और 3 नाम इनमें से कोई दे दिए, तो आपको ये चूज करना है किसे नहीं दिया गया है। तो ध्यान रखिएगा कौन से 4 हैं? सचिन तेंदुलकर, मदर टेरेसा, सोली सोराब जी और किरण मजूमदार शाह। इसके अलावा कोई भी नाम आता है तो उस पर टिक करिए, ध्यान रखिए। अगर पूछता है कि हाल ही में किसे दिया गया, तो किरण मजूमदार शाह को। अगर ये पूछता है कि फर्स्ट ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया, द हाईएस्ट सिविल ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया वाज गिवन टू हुम, या पहला सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑस्ट्रेलिया का ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया किसे दिया गया था, तो किसे दिया गया था? मदर टेरेसा को 1982 में। इससे आप ये भी बता सकते हैं, इजी हो गया, ध्यान रखिएगा। अगली कैटेगरी की तरफ चल रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स है। इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट्स है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट की, तो आप देख रहे हैं ये अगली कैटेगरी है, 6th कैटेगरी किसकी? करंट अफेयर की। छठी कैटेगरी है, ठीक ध्यान रखना है, इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन पेपर के अंदर आते ही आते हैं, 1 to 2 मार्क्स का, ध्यान रखना है। अगर इंपॉर्टेंट डेज एंड इवेंट की बात करें तो एक इंपॉर्टेंट डे है जिसे 8 मार्च के रूप में मनाया जाता है, ठीक, 8 मार्च, बहुत इंपॉर्टेंट डे। 8 मार्च की अगर बात करें तो 8 मार्च को मनाया जाता है इंटरनेशनल वुमेन्स डे, अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस जो है वो इस दिन मनाया जाता है, ठीक। इंटरनेशनल वुमेन्स डे इज सेलिब्रेटेड अक्रॉस ऑल ओवर द वर्ल्ड, पूरे विश्व में 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन आता है कि पहला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया गया? कि फर्स्ट इंटरनेशनल वुमेन्स डे वाज सेलिब्रेटेड ऑन व्हिच डेट, व्हिच इन व्हिच ईयर, ठीक। वर्ष पहला अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया गया था, तो दिस वाज सेलिब्रेटेड फॉर द फर्स्ट टाइम इन 1977, 1977 में ये पहली बार मनाया गया था, याद रखना है, ठीक। साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जो इसे हर साल मनाती है, तो इट इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड बाय यूएन वुमेन, ठीक। यूएन वुमेन ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इसे मनाती है। यूएन की बात करें तो यूनाइटेड नेशंस, संयुक्त राष्ट्र के बारे में आपने सुना ही होगा, 24 अक्टूबर 1945 यूएनओ वाज एस्टेब्लिश्ड, ठीक। संयुक्त राष्ट्र संगठन की स्थापना की गई थी 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर इज सेलिब्रेटेड एज यूएन डे, ठीक। फर्स्ट फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूएनओ वाज ट्रिगवेली, ही वाज फ्रॉम नॉर्वे, नॉर्वे के वो रहने वाले थे। ट्रिगवेली पहले संयुक्त राष्ट्र संगठन के महासचिव थे। प्रेजेंट Secretary General of UNO is Antonio Guterres. Antonio Guterres is from पुर्तगाल, ठीक। वो कहाँ के रहने वाले? पुर्तगाल के रहने वाले, पुर्तगाल के पूर्व राष्ट्रपति हैं जो कि वर्तमान में यूएनओ के सेक्रेटरी जनरल हैं। और वर्तमान में यूएनओ के जो मेंबर हैं, टोटल मेंबर्स इन यूएनओ, तो 193 हैं, याद रखना है। 193 मेंबर्स आर देयर एट प्रेजेंट ऑफ यूएनओ। यूएनओ का हेडक्वार्टर अगर पूछता है तो न्यूयॉर्क यूएसए, हेडक्वार्टर ऑफ यूएनओ इज इन न्यूयॉर्क यूएसए। न्यूयॉर्क यूएसए में हेडक्वार्टर है किसका? यूएनओ का। और यूएन वुमेन का भी हेडक्वार्टर कहां पर है जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाता है? तो उसका भी हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क यूएसए में है, याद रखना है, ठीक। चलिए, अब इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया जाता है 8 मार्च को, आपने देख लिया। इस बार जो इंटरनेशनल वुमेन्स डे मनाया गया इसका थीम क्या था? अगर इंटरनेशनल वुमेन्स डे के थीम की बात कर रहे हैं, इस बार के थीम की, द थीम ऑफ 2020 इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्या थीम था? तो आई एम जनरेशन इक्वलिटी, आई एम जनरेशन इक्वलिटी, कॉलन आई एम जनरेशन इक्वलिटी, कॉलन रियलाइजिंग वुमेन राइट्स, रियलाइजिंग वुमेन राइट्स, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स, ध्यान रखिएगा, ठीक।
अगर आपसे पूछता है कि व्हाट वाज द थीम ऑफ द इंटरनेशनल वुमेन्स डे 2020, थीम क्या था, तो आई एम जनरेशन इक्वालिटी कॉलन रियलाइजिंग वुमेन राइट्स याद रखना है। अगर आपको आई एम जनरेशन इक्वालिटी नहीं भी लिखा आता है, रियलाइजिंग वुमेन्स राइट्स लिखा आता है तो भी सही है, ध्यान रखिएगा। अगर पूरा लिखा है तो ध्यान रखिएगा उसके हिसाब से। तो आपने देखा, और आपको भी पता है कि 8 मार्च को हर साल भारत में भी यह दिवस मनाया जाता है, और इसी दिन नारी शक्ति अवार्ड जो है वो दिए जाते हैं। नारी शक्ति पुरस्कार या वुमेन पावर अवार्ड जो है वो इसी दिन दिए जाते हैं, ध्यान रखना 8 मार्च को। ये पुरस्कार राष्ट्रपति साहब के द्वारा दिए जाते हैं। ठीक, दीज अवार्ड्स आर कॉन्फर्ड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। किसके द्वारा दिए जाते हैं, तो राष्ट्रपति साहब के द्वारा दिए जाते हैं। 2020 में 15 महिलाओं को ये पुरस्कार जो है वो दिया गया है। नारी शक्ति अवार्ड हैज बीन अवार्डेड टू 15 फीमेल्स इन 2020। 2020 में 15 महिलाओं को ये पुरस्कार दिया गया है, नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया है राष्ट्रपति के द्वारा, ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ ये भी याद रखना है कि इनमें मन कौर, जो पटियाला पंजाब की रहने वाली 104 साल की वृद्ध महिला हैं, जिन्होंने पिछले ही साल कई सारे गोल्ड मेडल जो है वो रेस के अंदर जीते। 103 साल की उम्र में भी वो देखिए गोल्ड मेडल जीत रही हैं एथलेटिक्स के अंदर। साथ ही साथ देखा होगा फर्स्ट इंडियन वुमेन एयरफोर्स पायलट, भारतीय वायुसेना में पहली महिला पायलट जो बनी अवनी चतुर्वेदी, उन्हें भी ये पुरस्कार दिया गया था। उन्हीं के दो बैचमेट भावना कंठ और मोहना सिंह को भी ये दिया गया था। भावना कंठ की अगर बात कर लें तो भावना कंठ जो है, शी इज द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन पायलट टू फ्लाई अ मिग 21 विसन इन डे लाइट। भारतीय वायुसेना की पहली महिला पायलट हैं जिन्होंने दिन की रोशनी में मिग 21 विसन उड़ाया। मोहना सिंह की बात कर लें तो शी इज द फर्स्ट इंडियन एयरफोर्स वुमेन पायलट टू फ्लाई अ हॉक जेट। ठीक, हॉक जेट बाज जैसी शेप का लड़ाकू विमान उड़ाने वाली पहली महिला एयरफोर्स पायलट कौन बनी, तो मोहना सिंह। इन तीनों को भी दिया गया था, ध्यान रखिएगा। ठीक, साथ ही साथ अगर बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के मौके पर भारत में नलवाड़ी असम के अंदर भारतीय थल सेना के द्वारा, इंडियन आर्मी के द्वारा, और इंडियन आर्मी के द्वारा वहां पर महिलाओं के द्वारा, ठीक, वुमेन्स के द्वारा, वुमेन कैड्स के द्वारा क्या किया गया था, सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज की ट्रेनिंग जो है वो की गई थी, ध्यान रखना है। कहां पर, नलवाड़ी असम में, याद रखना है नलवाड़ी असम। इंडियन आर्मी वुमेन्स के द्वारा वहां पर सेल्फ डिफेंस एक्सरसाइज की ट्रेनिंग जो है वो वहां पर रिहर्सल उसकी की गई थी, ध्यान रखना, उसके बारे में बताया गया था। ठीक, चलिए, तो डिफेंस के क्षेत्र से अगला जो करंट अफेयर की कैटेगरी है, ध्यान रखना है, अभी डिफेंस की हमने बात भी करी। ठीक, और भी कई सारे क्वेश्चन है जो डिफेंस से आते हैं। देखिए, डिफेंस की अगर बात कर रहे हैं तो इस साल आपको पता है कि डिफेंस के क्षेत्र में मिलन मिलन की अगर बात करें तो फुल फॉर्म आपने सुनी होगी, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज है, मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज है, याद रखना है, मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज है। अगर बात कर लें डिफेंस के क्षेत्र में तो देखिए 2 से 3 क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मिसाइल से पूछ लिया जाता है, या फिर एक आध क्वेश्चन डीआरडीओ से पूछ लिया जाता है, या फिर एक आध क्वेश्चन पूछ लिया जाता है आपसे डिफेंस के क्षेत्र से डेज के रूप में, या फिर आपसे पूछ लेता है कि जो भी एक्सरसाइजेस अभी हाल ही में कुछ देशों के बीच में भारत या किसी साथ दूसरे देश के साथ जो होती हैं उनके बारे में क्वेश्चन पेपर में पूछ लिया जाता है। अगर मिलन की बात करें तो मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज है। मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज जो है वन ऑफ द लार्जेस्ट डिफेंस एक्सरसाइज ऑफ द वर्ल्ड। ठीक, विश्व की सबसे बड़ी एक डिफेंस एक्सरसाइज है जिसमें विश्व की 41 देशों की नेवी जो है वो पार्टिसिपेट करती है। भारत ने भी 41 देशों की नेवीज को इनवाइट किया था, जिसमें से जनवरी के महीने में 30 देशों के नौसेना ने, नेवीज ने इसमें अपनी कंफर्मेशन जो है वो उन्होंने कर दी थी कि हम जो है इसमें पार्टिसिपेट करेंगे। और इस बार की जो मिलिट्री नेवल एक्सरसाइज है किसके द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, तो इंडियन नेवी के द्वारा ऑर्गेनाइज की गई, याद रखना है। और मार्च के महीने में ये की गई थी, ध्यान रखना है। और इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज करी मिलन 2020, याद रखना है, मिलन 2020 लिखता है तब भी एक ही बात है। और इंडियन नेवी ने ऑर्गेनाइज करी जिसमें, जो कि भारत में
इस बार आयोजित की गई थी। अगर इसकी बात करें तो इसका थीम क्या था इस बार की मिलन का? मिलन 2020 का थीम क्या था? तो साइनर्जी अक्रॉस द सीज। साइनर्जी अक्रॉस द सीज इसका थीम था, याद रखना है, साइनर्जी अक्रॉस द सीज। मिलन 2020 हुई कहां पर? तो ये हुई थी विशाखापट्टनम में। ठीक, तो ये कहां पर हुई थी? विशाखापट्टनम में, ध्यान रखना। विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश, याद रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए, तो डिफेंस से संबंधित जितनी भी एक्सरसाइज होती हैं, अजय वॉरियर एक एक्सरसाइज है जो कि इंडियन आर्मी और यूके की आर्मी के बीच में होती है, ध्यान रखना है। और इस बार की यूके में ही हुई थी, याद रखना है, अजय वॉरियर। ठीक, और अगर बात करें संप्रीति की, संप्रीति नाइन्थ एडिशन था, 9वां संस्करण था संप्रीति। ये दो देशों के बीच में होती है, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होती है। संप्रीति 9 जो है इस बार उमरोई मेघालय में आयोजित की गई थी। पिछले साल 2019 में जो उसका 8th एडिशन था संप्रीति का, वो टंगेल बांग्लादेश में आयोजित की गई थी, ध्यान रखना है। बहुत सारी एक्सरसाइजेज हैं जो होती हैं, उसके बारे में भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन आज की क्लास में हमें केवल ये देखना है कि कौन कौन सी कैटेगरीज हैं। चलते हैं आगे, अगली कैटेगरी देखते हैं कौन सी है। अगली कैटेगरी है गवर्नमेंट स्कीम्स इन इंडिया। देखिए, बहुत सारी स्कीम्स हैं जो भारत सरकार के द्वारा चलाई जाती हैं। ठीक, करंट अफेयर्स की कैटेगरीज में ये भी एक कैटेगरी है जो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर गवर्नमेंट स्कीम्स में 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से भी पेपर में पूछे जाते हैं। अभी जैसे अगर बात करें, रिसेंट में कोविड-19 की समस्या चल रही है, आप भी जानते हैं। कोविड-19 के समय में आपने देखा होगा, सरकार के द्वारा, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा अनाउंस किया गया था कि जितने भी पीएमजेडीवाई अकाउंट्स हैं, जितने भी प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खाते खोले गए हैं, जो एक स्कीम जो चलाई गई थी 28 अगस्त 2014 से, और जिसकी घोषणा 15 अगस्त 2014 को लाल किले से प्रधानमंत्री साहब के द्वारा की गई थी कि जीरो बैलेंस के ऊपर खाते जो है वो खोले जाएंगे। ठीक, और इसमें कई सारे बेनिफिट्स थे, जिसमें लाइफ इंश्योरेंस कवर उनको मिलेगा जो 26 जनवरी 2015 से पहले पहले इसके तहत अपना खाता खोलेंगे। 30,000 तक का जीवन बीमा देने की बात की गई थी। 1 लाख तक का एक्सीडेंटल इंश्योरेंस कवर था, जिसको अब डबल कर दिया गया, 2 लाख कर दिया गया है। उस समय की बात करें तो 1 लाख तक का था, जो कि एचडीएफसी अर्गो कंपनी के द्वारा प्रदान किया जाएगा। लाइफ इंश्योरेंस एलआईसी प्रदान करेगी। 5,000 तक का ओवरड्राफ्ट देने की बात की गई थी, और इसी 5,000 तक के ओवरड्राफ्ट को महिलाओं के लिए डबल कर दिया गया था। 10,000 जो है वो लिमिट कर दी गई है। ठीक, 5,000 से 10,000 अब कर दी है, उस समय 5,000 के लिए कहा गया था। और वुमेन्स के लिए कितना, तो 10,000 पे वो उनके लिए कर दिया गया है, ध्यान रखना। ठीक, तो बहुत सारे इसमें स्कीम्स जो है वो आती हैं, जैसे पीएम किसान है, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। ठीक, उसके बारे में भी चर्चा करेंगे। बहुत सारी स्कीम्स है जो आती हैं। तो अभी हाल ही में भी पीएमजेडीवाई अकाउंट्स में, वुमेन्स के अकाउंट्स में 500 रुपए हर महीने ऐड करने की बात करी थी, जब तक कोविड-19 की समस्या है। ठीक, कोविड-19 की वजह से जब तक देश में समस्या बनी हुई है, तब तक हर महिलाओं के खाते में ये 500 रुपए जो है डाले जाएंगे। लगभग 10 करोड़ खाते हैं महिलाओं के, जो प्रधानमंत्री जनधन योजना के तहत खोले गए हैं। तो हर में 500 रुपए जो है भारत सरकार वो डालेगी, ध्यान रखिएगा। ठीक, चलिए, अब अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो इंटरनेशनल लेवल पे भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पूछता है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे बात करें तो देखिए 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आते हैं। ज्यादातर जनरली 1 क्वेश्चन, ज्यादा ज्यादा 2 क्वेश्चन, ध्यान रखना है। अगर इंटरनेशनल लेवल पे करंट अफेयर्स की बात करें तो आपने देखा होगा कि 10th वर्ल्ड फ्यूचर 10th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट अभी हुआ था। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट 2020 10वां एडिशन है, 2020 में ये हुआ। कौन सा? तो 10th वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट है 10वां वर्ल्ड फ्यूचर एनर्जी समिट। ये कहां पर हुआ? तो ये अबू धाबी में हुआ, ध्यान रखना है। कहां पर हुआ? अबू धाबी। अबू धाबी कहां पर? तो यूएई में। अबू धाबी यूएई में ये हुआ, ध्यान रखना है। यूएई की राजधानी अबू धाबी में ये समिट जो है वो हुआ था। ये समिट हुआ था जिसका थीम था रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन, एक्सपेंडिचर एंड इन्वेस्टमेंट। ठीक, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर ये समिट जो था वो हुआ था। कहां पर हुआ था? अबू धाबी में हुआ था। कहां पर हुआ? यूएई में, याद रखना है। थीम मैंने आपको बता दी, रीथिंकिंग ग्लोबल कंजम्पशन कॉमा कंजम्पशन कॉमा आपके प्रोडक्शन एंड इन्वेस्टमेंट, याद रखना है। ठीक, तो इंटरनेशनल लेवल के बहुत सारे करंट अफेयर्स हैं, देखिए, जिनके बारे में क्वेश्चन जो है पूछता रहता है। जैसे क्वेश्चन आ जाएगा कि विच कंट्री बैंड
फ्यूनरल सेरेमनीज, किस कंट्री ने फ्यूनरल सेरेमनीज बैन कर दी थी? तो स्पेन ने कर दी थी, जब वहां पे बहुत ज्यादा समस्या हो गई थी कोविड-19 की। अब थोड़ा हालात सही हैं, ठीक। उसके बारे में बात करें, बहुत सारे करंट अफेयर इसमें आते हैं। स्टेट्स करंट अफेयर है, स्टेट्स करंट अफेयर की बात करें तो इससे भी 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में आपसे जो है वो पूछता है, ठीक। 1 से 2 क्वेश्चन स्टेट से भी पूछता ही पूछता है। अगर हम बात कर लें तो यहाँ पर जैसे बात करें तो स्टेट से जैसे क्वेश्चन आ जाएगा आपके लिए कि भाई निगाह स्कीम जो है, निगाह स्कीम जो है या निगाह प्रोग्राम जो है वो किस राज्य सरकार के द्वारा हाल ही में शुरू किया गया है? निगाह स्कीम या निगाह प्रोग्राम हैज बीन स्टार्टेड बाय हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट रिसेंटली, याद रखेंगे, ठीक। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शुरू करा है? तो हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट ने शुरू करा है, याद रखना है, ठीक। ये किस चीज के लिए है? जो भी फैमिली मेंबर्स किसी फैमिली के बाहर से या दूसरे देश से या दूसरे राज्यों से वो हिमाचल में आ रहे हैं ई पास के जरिए, ठीक। ई पास के जरिए, इलेक्ट्रॉनिक पास के जरिए जो भी बाहर से व्यक्ति आ रहे हैं जिन्हें होम क्वारंटाइन किया गया है, तो उन सब व्यक्तियों के ऊपर एक नजर बनाए रखने के लिए कि वो बाहर ना जाएं, सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर रखें, अलग रूम में रहें और फैमिली मेंबर से भी ज्यादा इंटरेक्ट ना करें। तो इस चीज के लिए निगाह स्कीम जो है, निगाह प्रोग्राम जो है वो चलाया गया हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा, याद रखना है। और इस स्कीम के द्वारा आप भी जानते हैं कि आशा वर्कर्स जो हैं उन्हें यहाँ पर इस कैंपेन या इस प्रोग्राम को अच्छे से मॉनिटर करने के लिए अपॉइंट किया गया है, ठीक। आशा वर्कर्स को ये जिम्मेदारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है दी गई है, वो ये इस चीज को इंश्योर करेंगे कि जो होम क्वारंटाइन किए गए हैं लोग, वो इसका इस होम क्वारंटाइन के नियमों का पालन करें और इनका उल्लंघन ना करें। आशा की अगर फुल फॉर्म बहुत बार पेपर में पूछी जाती है तो सब जानते हैं, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट, ठीक। एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट रखना है, बहुत बार पेपर में पूछी जाती है। चलिए, तो देखिए ये ऐसे-ऐसे क्वेश्चन आपसे पेपर में स्टेट से पूछ सकता है, ठीक। चलिए, और साथ ही साथ हिमाचल सरकार ने एक ऐप भी जो है वो डाउनलोड करवा रखी है होम क्वारंटाइन जो किए गए हैं लोग उनको, जैसे कोरोना मुक्त हिमाचल नाम से जो एक ऐप है, जो आईटी सेल के द्वारा शिमला के द्वारा बनाई गई है, ध्यान रखना है। तो वो भी किससे संबंधित है? तो स्टेट से ही संबंधित है, ध्यान रखिए। बहुत सारी गतिविधियां स्टेट्स में होती रहती हैं। अगर बात करें एनवायरनमेंट की, तो एनवायरनमेंट की अगर बात करें तो आपने देखा होगा लॉकडाउन की वजह से ये कहा गया है और देखा गया है कि बहुत सारे राज्यों में पॉल्यूशन जो है वो कम हो गया है। साथ ही साथ लॉकडाउन के चलते आपने देखा होगा कि लॉकडाउन इम्प्रूव्स द वाटर क्वालिटी ऑफ गंगेस, ठीक। गंगा नदी की जो वाटर क्वालिटी है वो भी बढ़ गई है, ठीक। आप भी जानते हैं कि किसी भी रिवर की जो वाटर क्वालिटी है वो बीओडी के थ्रू नापी जाती है, ठीक। कि जो वाटर पोल्यूशन लेवल है किसी रिवर का, किसी नदी का, वो किससे नापी जाती है? तो बीओडी से। बीओडी की अगर बात करें तो पेपर में पूछ लेता है, तो बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी की अगर बात करें तो फुल फॉर्म क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। बीओडी है, याद रखना है। तो बीओडी के तौर पर जब ये गंगा नदी में पानी का जो पोल्यूशन लेवल है उसको जब चेक किया गया तो वो भी क्या है, बहुत कम हो गया है। तो पानी जो है वो अब साफ हो गया है, वो भी किसकी वजह से? लॉकडाउन की वजह से। एनवायरनमेंट में और भी कई सारी एक्टिविटीज हैं, कोई कई सारी न्यूज जो है वो आती रहती है इससे संबंधित, उनके बारे में भी देखेंगे। तो 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। बीओडी का फुल फॉर्म जरूर याद रखें। चलिए, अगले क्वेश्चन की चल रहे हैं। तो स्पोर्ट्स एंड गेम्स है। स्पोर्ट्स एंड गेम्स बहुत सारी एक्टिविटीज होती रहती हैं, जैसे आपने देखा होगा कि स्पोर्ट्स एंड गेम्स में अभी ओलंपिक्स जो है वो क्या कर दिए गए हैं? ओलंपिक्स को पोस्टपोन कर दिया गया है। ओलंपिक्स को पोस्टपोन कर दिया गया। कौन से नंबर के ओलंपिक्स के? तो 32nd नंबर के ओलंपिक्स थे, ठीक। कौन से ओलंपिक्स थे? तो समर ओलंपिक्स थे। समर ओलंपिक्स जो अभी होने थे 2020 में, कहाँ होने थे? तो टोक्यो जापान में होने थे। टोक्यो इज द कैपिटल ऑफ जापान, आप जानते हैं। टोक्यो जापान में होने थे 32nd ओलंपिक्स, उन्हें पोस्टपोन कर दिया गया। समर ओलंपिक्स को याद रखना है। अब कब होंगे? तो दीज विल बी हेल्ड ऑन नेक्स्ट ईयर फ्रॉम 23rd जुलाई टू 8th अगस्त। 23 जुलाई से 8 अगस्त तक ये होंगे, अगले साल, याद रखना है, ठीक। टोक्यो जापान में ही, याद रखेंगे। और अगर समर ओलंपिक्स की बात कर लें तो ये तीसरे नंबर के थर्ड समर ओलंपिक्स या थर्ड ओलंपिक्स विच विल बी होस्टेड बाय जापान,
ये तीसरे नंबर के ओलंपिक है जो होस्ट किए जाएंगे जापान के द्वारा। आरबीआई ग्रेड बी में ये क्वेश्चन पूछा गया था, ध्यान रखना है। आरबीआई ग्रेड बी ऑफिसर के एग्जाम में बहुत सारे पेपरों में बहुत सारे क्वेश्चन पूछ जाते हैं। इसी वजह से देखिए हर चीज आपको डीप में मैं बताऊंगा, तो आपको इस लेवल तक मेरी जिम्मेदारी है कि 97% से भी ज्यादा क्वेश्चन आपको मेरे पढ़ाए हुए क्वेश्चंस में से मिलेंगे, ध्यान रखना है। ठीक, चलिए अगर बात कर ले समर ओलंपिक की, तो इसका मैस्कॉट क्या है, तो मराई तोबा है। ठीक, मराई तोबा, मराई तोबा इज द मैस्कॉट ऑफ ओलंपिक्स 2020, ध्यान रखना है। ठीक, अब 2021 में हो गए हैं, हालांकि डेट्स जो है वो चेंज हो गई हैं कोविड 19 की वजह से, सब जानते हैं। समर ओलंपिक्स के बाद ही समर पैरालंपिक्स होते हैं, जिसका थीम है सोमाइटी। जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं, आप भी जानते हैं, तो जो दिव्यांग लोग होते हैं उन सबके लिए जो ओलंपिक्स जो गेमें होती हैं उन्हें पैरालंपिक्स भी कहा जाता है। तो समर पैरालंपिक्स होंगे, उनका थीम क्या है, सोमाइटी है, याद रखना है। ठीक, तो स्पोर्ट्स एंड गेम से बहुत सारी एक्टिविटीज हैं। ठीक, ओलंपिक हो गया, फुटबॉल संबंधित, क्रिकेट से संबंधित। ठीक, के जैसे सर गैरफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2019 किसे दी गई, दी 2020 में दी गई है, लेकिन है 2019 वर्ष के लिए, तो बेन स्टोक्स को, जो कि इंग्लैंड के रहने वाले हैं। पीसीए प्लेयर ऑफ द ईयर, तो भी बेन स्टोक्स। ठीक, बहुत सारी स्पोर्ट्स करंट अफेयर की कैटेगरीज हैं। देखिए 3 से 4 नंबर के क्वेश्चन जो हैं इस कैटेगरी से पूछे जाते हैं, 3 to 4 मार्क्स में पूछा जाता है, याद रखना है। गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स की बात कर लें तो आप भी जानते हैं बहुत सारे क्वेश्चन जो है गवर्नेंस और पॉलिटिक्स से पूछता है। अभी देखा होगा कि आपको क्वेश्चन आ जाएगा कि बताइए कि किस राज्य के मुख्यमंत्री ने हाल ही में रिजाइन कर दिया था। ठीक, आपको भी पता है वहां पे अविश्वास मत जो है वो पास होने वाला था, अविश्वास मत जो है वो पास कर दिया गया था, और जिसके चलते उन्होंने फ्लोर टेस्ट होने से पहले रिजाइन कर दिया। तो कमलनाथ, जैसे पहले भी बताया गया, तो गवर्नेंस एंड पॉलिटिक्स से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स है 1 से 2 क्वेश्चन पेपर में यहाँ से भी पूछता है, याद रखना है। बिजनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग की अगर बात करें तो यहाँ से भी कई सारे क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। बिजनेस इकोनॉमी एंड बैंकिंग की अगर बात करें तो अभी अभी बहुत सारे ऐसे करंट अफेयर्स हैं जो इससे पहले भी पूछ चुका है और अभी भी पूछेगा आपसे। देखिए 2 से 3 क्वेश्चन यहाँ से आते हैं। ठीक, इकोनॉमी से संबंधित क्वेश्चन हो गए, बिजनेस से संबंधित हो गए। देखिए कोई भी खबर इससे संबंधित है तो पेपर में क्वेश्चन आता ही आता है। जैसे अभी देखा आपने कि 10 पब्लिक सेक्टर बैंकों को मर्ज करके 4 पब्लिक सेक्टर बैंकों में तब्दील कर दिया गया। ठीक, कुछ बैंकों को कुछ पब्लिक सेक्टर बैंक में मर्ज कर दिया गया है। 10 सरकारी बैंक, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक, जिनको मर्ज करके 4 में तब्दील कर दिया गया। जैसे अगर बात करें तो आपने देखा होगा 10 के कितने 4 बना दिए गए। ठीक, 4 में अगर देखें तो पाओ है, एक तो पाओ शॉर्ट ट्रैक है। पी से पंजाब नेशनल बैंक है, पंजाब नेशनल बैंक में ओबीसी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। यू से यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया एंड ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स बोथ हैव बीन मर्ज्ड इन किसमें, पंजाब नेशनल बैंक में। अगर बात करें तो काओ है, सीएयू है। सी से आपका कॉर्पोरेशन बैंक, ए से आंध्रा बैंक, दोनों को मर्ज कर दिया गया है। पेरेंट बैंक यहाँ पे कौन सा है, तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में मर्ज कर दिया गया है कॉर्पोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक को, याद रखना है। तो ये 6 बैंक हो गए टोटल, 6 के कितने बन गए, 2 बैंक बन गए। ठीक, तो मतलब 2 को 1 में मर्ज कर दिया गया। और अगर बात करें तो कैनरा बैंक में मर्ज कर दिया गया है सिंडिकेट बैंक को। सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया कैनरा बैंक में, ध्यान रखना है। कैनरा बैंक में सिंडिकेट को मर्ज किया गया है, याद रखना है, सीएस। और एक बचता है आईए। आईए अगर बात करें तो इंडियन बैंक में मर्ज कर दिया गया किसको, इलाहाबाद बैंक को। इलाहाबाद बैंक हैज बीन मर्ज्ड इन इंडियन बैंक। आईए तो इंडियन बैंक में इलाहाबाद बैंक को, सीएस है तो कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक को, पाओ था तो पंजाब नेशनल बैंक में ओरिएंटल ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, ओबीसी और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को। काओ है सी से, तो सी से आपका कॉर्पोरेशन बैंक, आंध्रा बैंक, दोनों मर्ज कर दिए गए किसमें, आपका यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, याद रखना है। तो 10 से 4 बना दिए। डीआईसीजीसी के तहत जो कस्टमर के डिपॉजिट्स को जो बैंक में किए जाते थे, कस्टमर के जो डिपॉजिट्स होते हैं बैंक में, उन सब की लिमिट को इंश्योर जो करता है वो डीआईसीजीसी, जो कस्टमर के डिपॉजिट को इंश्योर करता है, उसको उस लिमिट को बढ़ा दिया गया है, 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है। ठीक, अगर आपने बैंक में पैसा जमा किया हुआ है तो पहले 1 लाख तक ही इंश्योर था आरबीआई की तरफ से, अब इस लिमिट को 1 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया। 6 फरवरी
20 की ये न्यूज है, फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा घोषणा की गई थी, ध्यान रखना। ठीक, लोगों का विश्वास बना रहे बैंकिंग के प्रति, इस वजह से इस लिमिट को बढ़ाया गया है। डीआईसीजीसी की अगर बात कर ले तो डिपॉजिट इंश्योरेंस क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। इट वॉज एस्टेब्लिश्ड अंडर डीआईसीजीसी एक्ट 1961 और इट इंश्योर द कस्टमर डिपॉजिट्स इन द बैंक्स अप टू 5 लाख पर अकाउंट। पहले 1 लाख था, अब कितना 5 लाख कर दिया गया है, याद रखना है। ठीक, चलिए, डीआईसीजीसी का हेडक्वार्टर जो है वो मुंबई में है। हेडक्वार्टर ऑफ डीआईसीजीसी इज लोकेटेड इन मुंबई, महाराष्ट्र, याद रखना है। ठीक, कॉन्स्टिट्यूशन एंड लॉ से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में भी क्वेश्चन आते हैं। जैसे मोटर व्हीकल एग्रीमेंट जो है 2019 में पास किया गया, अभी इसके ऊपर एक करंट अफेयर आया था कि रिसेंटली यूनियन रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ऑफ इंडिया नितिन गडकरी डिक्लेयर्ड दैट देयर इज 10% reduction in the number of accident after implementation of Motor Vehicle Agreement 2019. Motor Vehicle Act 2019 को लागू करने के बाद दुर्घटनाओं में, ठीक, सड़क दुर्घटनाओं में कितने प्रतिशत की कमी आई है? तो 10% की कमी आई है। तो जितने भी करंट अफेयर्स कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ से संबंधित है वो सब इसमें हम डिस्कस करेंगे। 1 से 2 नंबर में ये भी जो है वो यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, याद रखना है। आगे अगर चलें तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अगर बात करें तो देखिए, चंद्रयान 2 जो है वो भेजा गया था। चंद्रयान 2 भेजा गया था, आपने देखा होगा। अभी एक खबर आई है कि चंद्रयान 3 जो है वो फर्स्ट हाफ में भेजा जाएगा 2021 के। चंद्रयान 3 विल बी लॉन्च्ड इन द फर्स्ट हाफ ऑफ 2021, 2020 वर्ष के पहले हाफ में या पहले 6 महीने के अंदर चंद्रयान 3 जो है लॉन्च कर दिया जाएगा। ये खबर जो है जितेंद्र कुमार साहब के द्वारा ये दी गई थी, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड स्पेस, जिनके पास है मिनिस्टर ऑफ स्टेट हैं डिपेंडेंट चार्ज, उनके द्वारा एक घोषणा की गई थी, ध्यान रखना है। और साइंस एंड टेक्नोलॉजी चंद्रयान 2 के बारे में आपने देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चन आज भी पूछता है। चंद्रयान 2 कब लॉन्च किया गया? तो 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया था। कब ये लैंड करना था? तो 7 सितंबर 2019 को ये करना था, आप भी जानते हैं। और आपने देखा होगा कि इसका भार कितना था? तो 3850 केजी। उत्तर प्रदेश में एक एग्जाम में अभी एक क्वेश्चन पूछा गया था, 3850 केजी टोटल जो इसका भार था। ठीक, 367 करोड़ रुपए इसकी लॉन्चिंग के लिए दिए गए थे। आपको भी पता है कि ये किस लॉन्चिंग व्हीकल से लॉन्च किया गया था? तो जीएसएलवी मार्क 3 M1, जीएसएलवी मार्क 3 M1 है। ठीक, जिसको बाहुबली के नाम से भी जाना जाता है। हरियाणा स्टेट सिलेक्शन कमीशन के एचएसएससी के एग्जाम में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। ये क्वेश्चन बहुत सारे एग्जाम में पूछा गया है, बैंक एग्जाम में पूछा गया था, याद रखेंगे। ठीक, और साथ ही साथ अगर बात करें तो 603 करोड़ रुपए टोटल स्पेसक्राफ्ट के ऊपर चंद्रयान 2 के ऊपर लगे थे। लॉन्चिंग के लिए 367 करोड़, टोटल मिला के हो गया 970 करोड़, याद रखना है। टोटल कॉस्ट अगर आपसे पूछता है तो 970 करोड़, और लॉन्चिंग के लिए पूछता है 367, और वैसे पूछता है कि स्पेसक्राफ्ट को टोटल कितना पैसा लगा तो 603 करोड़, याद रखना है। और इसके बारे में आप भी जानते हैं कि ये इंडिया की एक खासियत थी कि ये नॉर्थ पोल की बजाय मून के साउथ पोल के ऊपर भेजा गया था। ठीक, लूनार मिशन जो ये है, ध्यान रखना है, लूनार मिशन मून के कौन से? तो साउथ पोल के ऊपर। ठीक, याद रखना है। और साथ ही साथ आपने देखा होगा पहला ऐसा प्रोजेक्ट था जो इसरो के द्वारा भेजा गया जिसमें मिशन डायरेक्टर भी महिला थी और प्रोजेक्ट डायरेक्टर भी महिला थी। अगर मिशन डायरेक्टर की बात करें तो रितु करिधल थी, और अगर प्रोजेक्ट डायरेक्टर की बात करें तो मुथैया विनीता थी, याद रखना है। ठीक, ये क्वेश्चन दोनों पेपर में ये भी पूछे जा चुके हैं, याद रखेंगे। ठीक, और भी कई सारी चीजें हैं, आप भी जानते हैं कि इसमें 3 चीजें थी, एक तो ऑर्बिटर था, लैंडर था और रोवर था। ठीक, ऑर्बिटर, लैंडर, रोवर। ऑर्बिटर की बात करें तो चंद्रयान ही था। ऑर्बिटर अगर पूछता है तो चंद्रयान, अगर लैंडर आपसे पूछता है तो विक्रम, लैंडर का नाम तो विक्रम, और अगर रोवर आपसे पूछता है तो प्रज्ञान, प्रज्ञान। ठीक, याद रखना है। तो साइंस एंड टेक्नोलॉजी जितने भी करंट अफेयर्स हैं उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। 1 से 2 नंबर में पेपर में यहां से भी क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं, याद रखेंगे। रिपोर्ट्स एंड इंडाइसिस में देखिए जितने भी इंडेक्सेस आते रहते हैं, चाहे वो वर्ल्ड हंगर इंडेक्स हो, चाहे वो वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स हो। जैसे हाल ही में आपने देखा होगा कि यूएन के द्वारा वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स जो है वो जारी किया गया था। यूनाइटेड नेशंस हैज रिलीज्ड द वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स
जिस इंडेक्स में नॉर्वे जो है वो टॉप के ऊपर है। नॉर्वे इज ऑन द टॉप इन द यूएन वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स, नंबर 1 के ऊपर। और इंडिया की बात करें तो इंडिया इज ऑन द 144th रैंक। ठीक, इंडिया की अगर बात करें तो इंडिया कौन से रैंक के ऊपर, तो 144th के ऊपर। इससे भी एक से दो क्वेश्चन पेपर में आते हैं, ज्यादातर एक क्वेश्चन पूछा जाता है, जनरली दो क्वेश्चन भी आ जाते हैं, कई बार दो इंडेक्स के बारे में पूछ लिया, या फिर पूछ सकता है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन के मामले में इंडिया कौन से रैंक के ऊपर है, तो थर्ड रैंक के ऊपर है। ठीक, और चाइना फर्स्ट के ऊपर, यूएसए सेकंड के ऊपर, थर्ड के ऊपर आपका इंडिया है। ठीक, अभी एक रिपोर्ट जो है वो इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी के द्वारा ही रिलीज की गई थी। बहुत सारे क्वेश्चन है जो इससे पूछता है, याद रखेंगे। आर्ट एंड कल्चर की बात करें तो आपने देखा होगा यूनेस्को के द्वारा जयपुर को अभी हाल ही में क्या किया गया था, वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है वो दिया गया था। वर्ल्ड हेरिटेज साइट स्टेटस वाज गिवन टू द कैपिटल सिटी ऑफ राजस्थान। ठीक, राजस्थान की कैपिटल सिटी को क्या किया गया था, यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया था। ठीक, किसे, जयपुर को। इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। 1 से 2 नंबर में क्वेश्चन आर्ट एंड कल्चर से भी आते हैं, याद रखना है। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहा है। अगला क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर। अगर इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर की बात करें तो इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर में आप देख रहे हैं यहाँ पर के इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर में अगर आप देखें तो देखिए बहुत सारे क्वेश्चन है जो पेपर में पूछता है। 1 से 2 नंबर पेपर में आता है। देखिए बायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी, बहुत सारे क्वेश्चन पूछता है। बायोग्राफी वो होती है जो किसी के द्वारा किसी के जीवन पर आधारित कोई पुस्तक लिखी जाती है, और ऑटोबायोग्राफी वो होती है कि जो खुद के द्वारा अपने जीवन पर आधारित एक कथा लिखी जाती है। इसको हिंदी में आत्मकथा भी कहते हैं। अगर हम इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर की बात करें तो एक बुक जो है वो लॉन्च की गई थी, जो क्वेश्चन बहुत सारे पेपर में आया कि कर्म योद्धा ग्रंथ बुक जो है वो किस के ऊपर लिखी गई है। कर्म योद्धा ग्रंथ जो लिखी गई है तो करंट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया नरेंद्र मोदी जी के जीवन के ऊपर लिखी गई है। किसके द्वारा लिखी गई है, ऑन द लाइफ ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इट हैज बीन रिटन बाय अमित शाह एंड आल्सो रिलीज्ड बाय मिनिस्टर ऑफ होम अफेयर्स, तो अमित शाह। अमित शाह ने रिलीज करी, अमित शाह ने लिखी है। किसके जीवन पर आधारित है, नरेंद्र मोदी साहब के ऊपर आधारित है। बुक कौन सी है, कर्म योद्धा ग्रंथ, याद रखना है। ठीक, तो इसके बारे में आपने देखा। तो देखिए ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछेगा। और अगर मैं बात कर लूं तो अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, एक ऑटोबायोग्राफी, बहुत इंपॉर्टेंट, पक्का पेपर में पूछेगा, ध्यान रखिएगा। अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी है, अ चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी। तो ये कुनेरू कृष्णरामा राव, ठीक, कुनेरू कृष्णरामा राव जो कि प्रोफेसर हैं, प्रोफेसर, उनकी ऑटोबायोग्राफी है, ध्यान रखना है। उन्होंने खुद नहीं लिखी है क्योंकि ऑटोबायोग्राफी आपको पता ही है, खुद के द्वारा लिखी जाती है, आत्मकथा है। चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी, कोनेरू रामकृष्ण राव, याद रखना है। ठीक, चलिए अगर हम आगे बात करें यहाँ पर तो देख रहे हैं चाइल्ड ऑफ डेस्टिनी जो है, इस पुस्तक को रिलीज किसने करा, आत्मकथा जो है इनकी है, किसने रिलीज करा, तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और आप कह सकते हैं कि एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा एम वेंकैया नायडू साहब के द्वारा, मुप्पा वरप्पू वेंकैया नायडू साहब के द्वारा इस आत्मकथा को रिलीज किया गया, याद रखना है। किसकी ऑटोबायोग्राफी है, तो प्रोफेसर साहब की है, नाम आपने देख लिया। क्या नाम है, किसकी है, ये पूछ सकता है, किसके द्वारा रिलीज की गई, ये भी याद रखना है। ठीक, अगर न्यू एप्स एंड वेब पोर्टल्स की बात करें तो बहुत सारी चीजें इससे जो क्वेश्चन आता है, कोई नई एप्स जो है क्या होती हैं, जो रिलीज होती रहती हैं। जैसे अभी आपने देखा होगा सार्क के द्वारा, ठीक, सार्क के द्वारा भी क्या किया गया था, अभी एक वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई थी। ठीक, एसडीएमसी, जिसे आप कहते हैं सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर कहां पर है, तो ये गुजरात में। ठीक, अहमदाबाद गुजरात में ये सेंटर जो है वो बनाया गया है, ध्यान रखना है। सार्क देशों में अगर कोई भी आपदा आती है तो उसके प्रबंधन के लिए जो केंद्र बना रखा है, सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर। सार्क का फुल फॉर्म आप जानते ही हैं, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन। सार्क की अगर बात करें तो इसकी स्थापना 1985 में की गई थी, इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1985। अगर इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो काठमांडू नेपाल में है। ठीक, हेडक्वार्टर इज इन काठमांडू नेपाल। और अगर इसमें अगर बात करें कि इसमें कितने परमानेंट मेंबर हैं, तो इसमें 8 परमानेंट मेंबर हैं, ध्यान रखना। मेंबर कितने हैं टोटल, सॉरी टोटल मेंबर तो 8 है। 8 मेंबर हैं, कौन कौन से हैं, तो सिंपल सा एक ट्रिक है याद रखने के लिए, अगर आपको डॉक्टर बनना है तो एमबीबीएस पीना पड़ेगा। अगर आपको डॉक्टर बनना है तो क्या करना पड़ेगा, एमबीबीएस पीना पड़ेगा। एमबीबीएस पीना याद रखना है। एम से तो मालदीव्स, बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, एस से श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, अफगानिस्तान, 8 देश टोटल हो गए।
8 देश इसके मेंबर है, तो आठों के आठों आपको ट्रिक में याद हो गए। ये ट्रिक मैंने इसलिए ऐसे बनाया है कि एमबीबीएस पीना, अगर डॉक्टर आपको बनना तो एमबीबीएस पीना पड़ेगा। इस वजह से बनाया कि अगर आपको पूछता है कि लास्ट मेंबर कंट्री विच हैज जॉइंड सार्क, अंतिम सदस्य देश जिसने सार्क को ज्वाइन करा, तो कौन सा? तो अफगानिस्तान याद रखना है। अफगानिस्तान ने ऐड किया गया था लास्ट में, कब? तो 2005 में, याद रखेंगे। 2005 में सातवां आठवां देश जिसने ज्वाइन करा सार्क को, तो कौन सा? तो अफगानिस्तान याद रखना। पहले 7 देश थे, 8 हो गए थे, कब? 2005 में। 20 साल के बाद जब सार्क बना था, उससे 20 साल के बाद एक और ऐड किया गया, कौन सा? तो अफगानिस्तान। तो अभी एक वेबसाइट लॉन्च की गई थी, उस वेबसाइट का नाम है www.covid19। ये कोविड 19 की समस्या के लिए किया गया था, इससे संबंधित जानकारी को -SDMC www.covid19-sdmc.org, ठीक, एक वेबसाइट जो है वो अभी हाल ही में लॉन्च की गई थी सार्क डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर के द्वारा। ठीक, इस रीजन के अंदर कोविड 19 से संबंधित इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए ये वेबसाइट जो है वो लॉन्च की गई है। तो जितने भी एप्स हैं, वेब पोर्टल्स हैं, जैसे कोविड 19 ट्रैकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के द्वारा एक ट्रैकर जो है वो लॉन्च किया गया है। तो ऐसे ऐसे जितने भी एप्स एंड पोर्टल लॉन्च किए जाते हैं उनके बारे में बात है। संतुष्ट अभी एक पोर्टल जो है वो लॉन्च किया गया था ईएसआईसी से संबंधित, सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, ध्यान रखिएगा। तो 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी पेपर में आते हैं, याद रखना है, ठीक। और अगर लास्ट में अगर हम बात कर लें तो न्यू कमेटीज एंड मीटिंग है, बहुत सारी मीटिंग्स हैं जो होती हैं, आप भी जानते हैं, नई कमेटीज जो है वो बनाई जाती हैं। अभी जैसे हाल ही में देखा होगा आपने कि फाइनेंस कमीशन, वित्त आयोग के द्वारा एक 8 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई थी, ठीक, हाल ही में 8 मेंबर की एक कमेटी बनाई गई थी, 8 सदस्यों की एक कमेटी बनाई गई थी फाइनेंस कमीशन के द्वारा, वित्त आयोग के द्वारा, ध्यान रखना है। ये कमेटी, इस कमेटी के हेड कौन थे, आपसे क्वेश्चन पूछेगा। तो जो फाइनेंस कमीशन के 15th फाइनेंस कमीशन के जो हेड है, कौन है? एनके सिंह, ठीक, नीरज कुमार सिंह। एनके सिंह साहब यही इस कमेटी के हेड हैं जो बनाए गए हैं, ध्यान रखना है। और ये कमेटी क्यों बनाई गई है? तो दिस कमेटी हैज बीन मेड by the finance commission to review fiscal consolidation, roadmap of the state and the central government, take to review the fiscal consolidation roadmap of the state government and central government, ध्यान रखना है। कितने मेंबर की कमेटी है? 8 मेंबर की। क्वेश्चन पूछेगा हेड कौन है, तो एनके सिंह है, कि हु इज द चेयरमैन ऑफ दिस कमेटी, तो एनके सिंह, ठीक, जो कि 15th फाइनेंस कमीशन के हेड भी हैं। चलिए, अगर हम आगे बात फाइनेंस कमीशन की बात कर लें, तो फाइनेंस कमीशन से संबंधित जो है वो आर्टिकल 280 है, ठीक, जो स्टेट और सेंटर के बीच में जो भी टैक्सेस शेयर करते हैं उसके ऊपर जो रिपोर्ट जो प्रदान करता है वो फाइनेंस कमीशन ही करता है, ध्यान रखना है, ठीक। और भी कई सारे क्वेश्चन हैं जो इसी से जुड़े हुए हैं, इसके बारे में बात करें। जैसे फर्स्ट फाइनेंस कमीशन के हेड कौन थे, तो केसी नियोगी थे। 14th फाइनेंस कमीशन के हेड कौन, तो वाई वी रेड्डी। 13th फाइनेंस कमीशन के तो विजय केलकर, ठीक। जो जीएसटी रिफॉर्म्स इम्प्लीमेंटेशन कमेटी के हेड थे वो कौन थे? विजय सी केलकर साहब थे। कौन से नंबर के फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन? तो 13th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन, फॉर्मर चेयरमैन ऑफ 13th फाइनेंस कमीशन विजय सी केलकर, ठीक। इसके बारे में बात करेंगे, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी आते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए, अब कुछ करंट अफेयर्स जैसे न्यू समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस से आते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं, जैसे G20 समिट है। अगर G20 समिट की बात कर लें तो आपको पता है कि अभी हाल ही में G20 वर्चुअल समिट जो है वो आयोजित हुआ था, ठीक। वर्चुअल समिट जो ऑर्गेनाइज किया गया था, ये वर्चुअल समिट G20 का जो कब हुआ, तो 26 मार्च को हुआ, ठीक, 26 मार्च को, ठीक। वर्चुअल समिट ऑफ G20 ऑन ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट के ऊपर जो वर्चुअल समिट एक हुआ था G20 का, उसको किस भारत उसमें भारत की तरफ से किसने रिप्रेजेंट करा? तो किसने रिप्रेजेंट करा था? पीयूष गोयल साहब ने रिप्रेजेंट करा था, याद रखना है। किन्होंने? तो पीयूष गोयल साहब ने। तो मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री एंड रेलवेज, ठीक, कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर जो हैं पीयूष गोयल, उन्होंने इस समिट में, वर्चुअल समिट को अटेंड करा था, याद रखना है, ठीक, या रिप्रेजेंट करा था इंडिया को, याद रखेंगे। और आपको पता है G20 की जो इकोनॉमीज हैं उसके लिए यूएस डॉलर 5 ट्रिलियन जो है वो दिए गए हैं, किसके द्वारा? G20 के द्वारा, याद रखेंगे, ठीक। इसी वर्चुअल समिट में ये भी जो है डिसाइड किया गया था कि वर्ल्ड इकोनॉमी में रिसेशन आता है तो उस G20 के देशों में, तो उस कोविड 19
से जो भी दिक्कतें आती हैं उन सबको दूर करने के लिए पैकेज जो है वो दिया गया है, याद रखना है, ठीक। और इसी के साथ आगे अगर आगे चले तो न्यू एमओयू एंड एग्रीमेंट्स है। अगर बात कर ले G20 वर्चुअल समिट की या G20 समिट की, थोड़ा सा मैं आपको बता रहा हूँ G20 के बारे में, तो 20 देशों का समूह है। इसका भी मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। कैसे आप 20 देशों के नाम याद रख सकते हैं, कौन कौन से इसके मेंबर है। क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा देश G20 का हिस्सा नहीं है, कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है। तो सिंपल सा ट्रिक है, गुरुजी सीता अब एसएससी एफसीआई में जॉब करती है। जी से जर्मनी, यू से यूके, आर से रशिया, यू से यूएसए, जे से जापान, आई से इटली। गुरुजी हो गया सीता, एस आई टी ए है, तो एस से हो गया आपके पास सऊदी अरब, ठीक। इस साल का जो सम्मेलन होना 2020 का सऊदी अरब में ही होना है। आई से आपके पास अगर बात कर लें तो इंडोनेशिया है, टी से तुर्की है, ए से ऑस्ट्रेलिया है, सीता अब ए भी है, तो ए से अर्जेंटीना, बी से ब्राजील। अब एसएससी, एसएससी है तो साउथ अफ्रीका, साउथ कोरिया, सी से कनाडा। एसएससी एफसीआई, एफसीआई है तो फ्रांस, चाइना, इंडिया। एफसीआई में एम से मैक्सिको, ई से यूरोपियन यूनियन। 20 देश हो गए, ठीक। तो सिंपल सा एक ट्रिक बता दिया, कौन से 20 देश हैं, इनके हेड भी आपको बता देंगे कि तुर्की से वहां के प्रेसिडेंट रसिप तायिप एर्दोगन जो है इसको अटेंड कर रहे हैं, करते हैं, ठीक। या फिर जो भी मतलब वहां का प्रेसिडेंट है वो अटेंड करता है, कहाँ से किसका प्राइम मिनिस्टर अटेंड करता है, वो सारी चीजें भी। इन देशों की कैपिटल करेंसी, इसके बारे में भी आपको डिटेल में बताएंगे, ध्यान रखिएगा। लेकिन फिलहाल हमें ये देखना है किस कैटेगरी से क्वेश्चन कितने नंबर के आते हैं। 2 से 3 क्वेश्चन इस कैटेगरी से आते हैं, इंपॉर्टेंट कैटेगरी है, याद रखिएगा। और G20 की प्रेसिडेंसी इंडिया जो है वो कब करेगा, तो 2022 में करेगा। भारत 2022 में करेगा जब भारत का 75th इंडिपेंडेंस डे जो है वो मनाएंगे हम तब। और बजट में G20 की प्रेसिडेंसी जो भारत करेगा 2022 में, बजट में इसके लिए कितना पैसा दिया गया है, तो 100 करोड़ rupees 100 crore has been allocated by the finance minister Nirmala Sitharaman for G20 presidency in 2022, ध्यान रखना है, ठीक। चलिए एमओयू की बात करें तो मोटर व्हीकल एग्रीमेंट एक किया गया था, बीवीएन एमओयू साइन किया गया था, तो 2015 में ये बात की गई थी इस एग्रीमेंट के लिए। अब उसको जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। बीबीआईएन तो बी से बांग्लादेश, बी से भूटान, आई से इंडिया और एन से नेपाल। इसमें जितने भी व्हीकल्स हैं वो मूव कर सकते हैं, कार्गो व्हीकल्स मूव कर सकते हैं इन चारों देशों के अंदर। इस चीज के लिए एक एमओयू जो साइन किया गया 2015 में, अब वो जो है इम्प्लीमेंट कर दिया गया है, ध्यान रखना है। बीबीआईएन एमओयू, तो भूटान, बांग्लादेश, इंडिया, नेपाल 4 देश हैं जो एक मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग जो एमओयू साइन किया गया था वो इम्प्लीमेंट कर दिया गया है मोटर व्हीकल एग्रीमेंट के ऊपर, ठीक। चलिए बहुत सारे एग्रीमेंट एमओयू साइन होते हैं तो उसके बारे में क्वेश्चन आता है, 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं, ध्यान रखना, ठीक। चलिए लीगल अफेयर्स है, लीगल अफेयर्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए लॉ वाले जितने भी हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ से पूछता है, तो 3 से 4 क्वेश्चन यहाँ से आपको पूछेगा, याद रखना है। अगर लीगल अफेयर्स की बात कर ले तो अभी सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन में नए सीआईसी बनाए गए थे। सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, केंद्रीय सूचना आयोग में नए केंद्रीय सूचना आयुक्त जो है वो बनाए गए थे। किसे बनाया गया नया सीआईसी, तो विमल जुल्का को बनाया गया, विमल जुल्का। यहाँ पर एक बात याद रखने वाली ये है कि विमल जुल्का को नया सीआईसी बनाया गया है। इसी के साथ एक और सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन के अंदर अपॉइंटमेंट की गई है, इंफॉर्मेशन कमिश्नर जो है वो बनाया गया है। इंफॉर्मेशन कमिश्नर तो सूचना आयुक्त, केवल सूचना आयुक्त कहा गया है, बनाया गया किसे, तो मिसेस अमिता पांडव को। मिसेस अमिता पांडव हैज बीन रिसेंटली अपॉइंटेड एज न्यू इंफॉर्मेशन कमिश्नर। अगर न्यू चीफ इंफॉर्मेशन सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर पूछता है तो आपको विमल जुल्का लगाना होगा, ध्यान रखना है, ठीक। और एक सीआईसी के अंडर अब 7 आईसी होते हैं, ठीक। एक चीफ सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमिश्नर के नीचे 7 इंफॉर्मेशन कमिश्नर होते हैं, याद रखना है। पहले 11 होते थे, अब इसमें चेंज कर दिया गया, बदलाव कर दिया गया। चलिए लास्ट जो आपका करंट अफेयर्स का कैटेगरी है वो है इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस, ठीक। इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस है, देखिए इसके बारे में भी बहुत सारे क्वेश्चन आपसे पेपर में पूछता है। अगर इंपॉर्टेंट एब्रीवेशंस की बात कर लें तो इंपॉर्टेंट एब्रीवेशन में अगर हम देखें तो यहाँ पे आप देखते हैं कि जैसे अभी क्या किया गया था, फास्टैग जो है वो कंपलसरी कर दिया गया था सभी के लिए, सभी गाड़ियों के लिए फास्टैग कर लिया गया था, जो ताकि ऑटोमेटिक टोल कलेक्शन जो है वो की जा सके टोल प्लाजास के ऊपर, जिससे कि जो ट्रैफिक की समस्या है, जाम की, ट्रैफिक जाम की समस्या, उसको कम किया जा सके, ठीक। तो फास्टैग जो है सब कंपनियों के लिए सब व्हीकल्स के लिए कंपलसरी कर दिया गया था।
अगर फास्टैग की बात करें तो फास्टैग किस टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है? तो ऑन आरएफआईडी किसके ऊपर काम करता है? आरएफआईडी के ऊपर। तो क्वेश्चन बार-बार पेपर में आ रहा है कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएफआईडी? आरएफआईडी का फुल फॉर्म क्या है? ठीक, तो याद रखना है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है। क्या है? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन है, याद रखना है। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछता है, याद रखेंगे। जैसे मैंने बताया गंगा का पानी साफ हो गया है, ठीक, तो वो किसके तौर पर वाटर पोल्यूशन लेवल जो है, वाटर पोल्यूशन लेवल मेजर किया जाता है किसी रिवर के अंदर? तो बीओडी के जरिए, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड के जरिए। तो बीओडी का देगा। ठीक, तो इसी वजह से आपको एक हिंट जो है वहां पर देगा जिससे आप ये बता सकें कि भाई फास्टैग कंपल्सरी कर दिया गया, आरएफआईडी टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करता है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ आरएफआईडी? तो उससे आप वो ऑप्शन जो है चूज कर सकते हैं जो भी फुल फॉर्म वहां पे दी गई है। ठीक, एक क्विक लुक किस चीज के ऊपर की करंट अफेयर्स कैसे आपको मिलेंगे और कैसे मैं डिस्कस करूंगा उसके लिए। ठीक, चलिए देखिए, पहला जो क्वेश्चन दिया हुआ है कोविड 19 के ऊपर है कि कोरोना वायरस की वजह से जितने भी पर्सनल प्रोटेक्शन इक्विपमेंट और जितने भी इंपॉर्टेंट क्लोथिंग एंड मास्क जो यूज होते हैं प्रोटेक्ट करने के लिए लोगों को एयरबोर्न पार्टिकल से, उन सब के ऊपर भारत के द्वारा एक्सपोर्ट के ऊपर बैन लगा दिया गया। ठीक, तो ये बैन लगा दिया गया है किसकी वजह से? कोरोना वायरस की वजह से। कोरोना वायरस के बारे में देखिए, कोविड 19 डब्ल्यूएचओ ने ये नाम दिया है, पहले तो ये याद रखना है। डब्ल्यूएचओ की अगर बात करें तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं। 7 अप्रैल 1948 को डब्ल्यूएचओ की स्थापना की गई। 7 अप्रैल 1948 को हेडक्वार्टर इसका जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। साथ ही साथ अगर बात कर लें तो डब्ल्यूएचओ के जो वर्तमान हेड हैं, ठीक, जो डायरेक्टर जनरल महानिदेशक है वो है डॉक्टर टेड्रोस एधेनोम गेब्रेयेसस। डॉक्टर टेड्रोस एधेनोम गेब्रेयेसस साहब जो है वो इथियोपिया के रहने वाले हैं, याद रखना है। ठीक, अब डब्ल्यूएचओ ने इस बीमारी को नाम दिया कोविड 19, कोरोना वायरस डिसीज 2019। अब 2019 ईयर में दिसंबर 2019 से ये चाइना वुहान शहर से बीमारी जो है शुरू हुई। इसी की वजह से इसे कोविड 19 जो है पीछे लगा हुआ है। ये ईयर का सिग्निफिकेंस है, ध्यान रखना है। ठीक, ये नाम किसने दिया? डब्ल्यूएचओ ने, ये याद रखना है। किसकी वजह से ये फैलती है? तो कोरोना वायरस की वजह से। एक्चुअल में उस वायरस का नाम क्या है? तो सार्स कोव 2 है। सार्स कोव 2, सार्स कोव 2 है। तो सार्स कोव 2 है। अगर हम बात कर लें कि ये जो वायरस है इसका फुल फॉर्म क्या है, पेपर में आपसे पक्का पूछेगा। सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम, कोरोना वायरस 2। कोरोना वायरस 2 इसलिए क्योंकि कोरोना वायरस पहले भी चाइना में आया था। कब आया था? 2003 में आया था। पहली बार जो कोरोना वायरस बना है 2003 में। अब कोरोना वायरस दूसरी बार आया तो कोरोना वायरस 2 है। सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम कोरोना वायरस 2। ठीक, याद रखना है। तो इसी वजह से ये बैन किया गया है, ध्यान रखिएगा। चलिए उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला जो क्वेश्चन है वो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना। देखिए, स्कीम से क्वेश्चन आता है तो स्कीम की अगर बात करें तो स्कीम से क्वेश्चन आता है, आप भी जानते हैं। और स्कीम से क्वेश्चन आते हैं तो इसी वजह से मैंने कहा था कि क्वेश्चन पूछता है। तो पहली एनिवर्सरी थी किसकी? इस स्कीम की। ये स्कीम कब चलाई गई थी? तो 24 फरवरी 2018 को ये स्कीम जो है वो लॉन्च की, 2019 को ये लॉन्च की गई थी। 24 फरवरी 2019 को। कौन सी? पीएम किसान। पीएम किसान में है क्या कि जो किसान हैं जिनकी पेंशन 10,000 रुपए से कम है और जो कंडीशन जो स्कीम के अंदर दे रखी हैं उसमें ये कहा गया है कि किसानों को फाइनेंशियल एड जो है वो प्रोवाइड की जाएगी। कितनी? 6,000 रुपए तक की कंपनसेशन जो है वो दी जाएगी पर एनम। पर एनम है। अगर बात कर लें कि आफ्टर एवरी 4 मंथ्स, हर एक 4 महीने के बाद कितने रुपए जो है, कितनी इंस्टॉलमेंट जो है वो इस स्कीम के तहत प्रोवाइड की जाएगी किसान को? 2,000 रुपए की। डायरेक्टली अभी उनके अकाउंट्स में जो है 2,000 रुपए की इंस्टॉलमेंट जो डाल दी जाएगी हर एक 4 महीने के बाद। तो 12 महीने टोटल होते हैं, 3 इंस्टॉलमेंट टोटल आएंगी। पर इंस्टॉलमेंट कितने की? 2,000 रुपए की। टोटल कंपनसेशन कितने का? तो 6,000 रुपए का। याद रखिएगा। कब ये स्कीम लॉन्च की गई थी? 24 फरवरी 2019 को। एक साल 2020 में पूरा हो गया। इस वजह से लिखा गया कि फर्स्ट एनिवर्सरी जो है वो सेलिब्रेट की गई थी पीएम किसान की। याद रखना है। ठीक, फुल फॉर्म पूछ लेता है किसान का फुल फॉर्म क्या है? तो किसान सम्मान निधि, ठीक, योजना, ध्यान रखना है। ठीक, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, याद रखेंगे। अगर मैं इसके थोड़ा डीप में जाऊं, जैसे क्वेश्चन पूछता है कि सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, तो देखिए इसमें क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं।
नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को छोड़कर बाकी जितने भी स्टेट्स हैं, ठीक, नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को छोड़कर कह रहे हैं, ठीक, अगर 7 राज्य हैं तो उनको छोड़कर बाकी जितने भी राज्य हैं इसमें रेशो कितना है, तो 19:10 है, ठीक। नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स को छोड़कर जो रेशो है वो 50-50 है, याद रखना है, 50-50। पूर्वोत्तर के राज्यों को छोड़कर छोड़कर है तो 50-50 है, 50% पैसा मतलब 3,000 रुपए सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगी, 50% जो है वो स्टेट गवर्नमेंट लगाएगी, ध्यान रखना है। नॉर्थ ईस्ट राज्य में एन है तो एन से नॉर्थ ईस्ट है, एन से 90 है तो 90% पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट और 10% स्टेट गवर्नमेंट, याद रखना है। तो ये रेशो भी उसका पूछ सकता है, याद रखें, ठीक। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला जो कैटेगरी है वो है आर्ट एंड कल्चर से करंट अफेयर की कैटेगरी। अगर बात करें यहाँ पर तो क्वेश्चन है कि जयपुर को जो है वो पिंक सिटी जो जय के नाम से जानी जाती है उसे यूनेस्को की तरफ से वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो स्टेटस जो है वो दिया गया है। अब यूनेस्को की तरफ से दिया गया, यूनेस्को का फुल फॉर्म आप देख रहे हैं, यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। पेपर में जब भी आता है क्वेश्चन पूछेगा सी का फुल फॉर्म क्या है, क्लाइमेट है या फिर कल्चरल है, ठीक, या फिर कुछ भी ऑप्शन दे देगा, वहां पर ध्यान रखिएगा। यूनेस्को की जो स्टेब्लिशमेंट है वो की गई थी 1946 में, याद रखना है। हेडक्वार्टर इसका पेरिस फ्रांस में है, ये भी याद रखना है। हेडक्वार्टर इज इन पेरिस फ्रांस, ठीक। साथ ही साथ आपको याद रखना है कि इसकी डीजी कौन है इस समय, तो ऑद्रे अजूले, ठीक। ऑद्रे अजूले फीमेल है, ध्यान रखिएगा, पेरिस फ्रांस की ही रहने वाली है। ऑद्रे अजूले इज द करंट डीजी ऑफ किसकी, तो यूनेस्को, याद रखेंगे, ठीक। साथ ही साथ आपको ये भी याद रखना है कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा दिया गया यूनेस्को के द्वारा, यूनेस्को की किस मीटिंग में। ये मीटिंग जो हुई थी 2019 में, पिछले साल हुई थी। ये मीटिंग जो हुई कहां पर, कौन से नंबर की मीटिंग थी, तो 43rd मीटिंग थी। इट वाज द 43rd मीटिंग ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी। जो वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी है उसकी 43rd मीटिंग थी, जिसमें यह तय किया गया कि जयपुर को भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट का दर्जा जो है वो दिया जाए, ठीक। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट की जो 43rd मीटिंग थी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी की, ये कहां पर ऑर्गेनाइज की गई थी, तो दिस मीटिंग वाज ऑर्गेनाइज्ड इन बाकू अजरबैजान, ठीक। ये मीटिंग कहां पर हुई थी, तो बाकू अजरबैजान में हुई थी, याद रखना है, ठीक। 43rd मीटिंग थी जहां ये फैसला लिया गया। अब जयपुर को ऐड कर दिया गया यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। टोटल नंबर ऑफ हेरिटेज साइट इन इंडिया कितने हो गए यूनेस्को की तरफ से, 38, ठीक। 30 जो है वो कल्चरल हेरिटेज साइट है, 7 जो है वो नेचुरल है और एक जो है वो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। 3 तरह की हेरिटेज साइट्स होती हैं, कल्चरल, नेचुरल एंड आपके पास मिक्स्ड हेरिटेज साइट। तो 30 कल्चरल है इंडिया में टोटल, 7 नेचुरल है और एक मिक्स्ड हेरिटेज साइट है। और जो मिक्स्ड हेरिटेज साइट है यूनेस्को की तरफ से जिसे घोषित किया गया है वो है कंचनजंगा नेशनल पार्क विच इज सिचुएटेड इन सिक्किम स्टेट, याद रखना है। टोटल कितने हो गए इंडिया में, 38, याद रखना है। अगर पूछता है आपसे सबसे ज्यादा किस राज्य, किस कंट्री के अंदर सबसे ज्यादा, चीन और इटली में है, दोनों में सेम है, 55 चीन में है, 55 ही आपके पास इटली में है। चीन और इटली में दोनों में 55 वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ध्यान रखना है। आपने देखा होगा चाइना में जो है कोविड-19 शुरू हुआ, इटली में बहुत ज्यादा बढ़ गया, इस वजह से चीन से ज्यादातर यात्री वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, जो ज्यादातर टूरिस्ट जो है वो इटली में घूमने गए हुए थे और वो चीन से वायरस लेकर गए, इटली में चले गए, इसी वजह से इटली में बुरे हालात हुए। नहीं तो इटली जो है वो हेल्थ के क्षेत्र में आप देखते हैं सबसे बढ़िया माना जाता है कि हेल्थ सर्विसेज बहुत वहां पे बहुत ज्यादा बढ़िया है, तो इस वजह से ये समस्या जो है वहां पर ज्यादा बढ़ गई, ध्यान रखना है। तो ऐसे ऐसे सारी डिटेल में चीजें जो है वो डिस्कस करेंगे। देखिए गारंटी मेरी है 90% से भी ज्यादा करंट अफेयर आपको पेपर में वही मिलेंगे, एक एक चीज आपको बताई जाएगी। आप जितने क्वेश्चन पूछेंगे आप पूछिए, बहुत बढ़िया है, जितना पता होगा जरूर बताया जाएगा, ध्यान रखिएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन है कि देखिए यहाँ पे नाम जो है वो चेंज कर दिया गया है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट का नाम चेंज करके अरुण जेटली साहब के नाम पर कर दिया गया, ठीक। ये इंस्टीट्यूट कहाँ पर है, फरीदाबाद में है, ठीक। और ये भी याद रखना है कि फिरोज शाह कोटला जो दिल्ली में स्टेडियम था उसका नाम चेंज करके अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया। अंबाला बस स्टैंड का नाम चेंज करके फॉर्मर एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर ऑफ इंडिया सुषमा स्वराज जी के नाम पर कर दिया गया, ठीक। अंबाला बस स्टैंड का नाम चेंज करके सुषमा स्वराज स्टैंड कर दिया गया, ध्यान रखना है,
ठीक। और साथ ही साथ फॉरेन सर्विसेज इंस्टीट्यूट, फॉरेन सर्विसेज इंस्टीट्यूट का नाम चेंज करके भी सुषमा स्वराज इंडियन फॉरेन सर्विसेज इंस्टीट्यूट जो है वो कर दिया गया है, ध्यान रखना। ठीक। चलिए, साथ ही साथ अगर देखें तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर भी सुषमा स्वराज भवन कर दिया गया है, याद रखना है। ठीक। प्रवासी भारतीय केंद्र, ठीक, जिसे एनआरआई सेंटर के नाम से भी जानते हैं, नॉन रेजिडेंट इंडियन, तो प्रवासी भारतीय केंद्र का नाम बदलकर भी क्या रख दिया गया है, सुषमा स्वराज भवन, याद रखना है। और भी कई सारे नाम है, जैसे आईडीएसए, इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस सर्विसेज एंड एनालिसिस, आईडीएसए का नाम चेंज करके एमपी आईडीएसए कर दिया गया। मनोहर पारिकर इंस्टीट्यूट ऑफ डिफेंस स्टडीज एंड एनालिसिस कर दिया गया, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। अगली जो कैटेगरी है उस स्टेट यूटी से करंट अफेयर की है। दिल्ली में इलेक्शन हुए थे, आपको पता, अरविंद केजरीवाल तीसरी बार जो है वो चीफ मिनिस्टर जो है वो बने थे, ध्यान रखिएगा। आप भी जानते हैं। अब किसने शपथ दिलाई, तो जो दिल्ली के करंट लेफ्टिनेंट गवर्नर है। लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो अनिल बैजल है। अनिल बैजल जो वर्तमान वहां के लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उन्होंने उन्हें शपथ दिलाई थी, याद रखना है। दिल्ली में एक नई अपॉइंटमेंट की गई थी, दिल्ली के नए पुलिस कमिश्नर जो अपॉइंट किए गए थे, तो क्या नाम है उनका, एस एन श्रीवास्तव है, याद रखना है। बीजेपी को हरा दिया, 8 सीट बीजेपी लेके आई थी, 62 सीट आम आदमी पार्टी, कांग्रेस को कोई सीट नहीं। ठीक, याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की अगर बात करें तो पीएम नरेंद्र मोदी विजिटिंग द पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूंसी वाराणसी। वाराणसी वो गए थे किस चीज के लिए, इनोग्रेशन के लिए, जो तीसरी ट्रेन, थर्ड कॉर्पोरेट ट्रेन जो है, फुली कॉर्पोरेट ट्रेन जो है वो चलाई गई है, जिसको महाकाल एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ये ट्रेन जो है वो वाराणसी, जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है प्राइम मिनिस्टर साहब की, लोकसभा क्षेत्र है प्रधानमंत्री जी का, वहां से ये इंदौर मध्य प्रदेश तक ये चलाई जाएगी। ठीक। और इसमें 3 भगवान शंकर के जो ज्योतिर्लिंग है वो आते हैं, जैसे काशी हो गया, एक तो वाराणसी, उज्जैन एमपी, महाकाल हो गया, और साथ में आपके पास ओमकारेश्वर हो गया। 3 ज्योतिर्लिंग, 12 ज्योतिर्लिंग जो टोटल भारत में है, उनमें से इस ट्रेन के द्वारा कवर किए जाएंगे, और इसी वजह से इसको नाम दिया गया है महाकाल एक्सप्रेस, याद रखना है। थर्ड फुल्ली कॉर्पोरेट ट्रेन, उद्घाटन किसने किया, नरेंद्र मोदी साहब ने। कहां से कहां चली, वाराणसी से इंदौर, याद रखना है। पहली कहां से कहां चली थी, फर्स्ट फुल्ली कॉर्पोरेट ट्रेन, ध्यान रखना है। तो फर्स्ट फुल्ली कॉर्पोरेट ट्रेन जो चली थी वो चली थी दिल्ली से लखनऊ, दिल्ली से लखनऊ, ध्यान रखना है। अगर ये ट्रेन लेट भी हो जाती है तो इसमें कंपनसेशन प्रोवाइड की जाती है यात्रियों को, पैसेंजर्स को। ठीक, अगर लेट हो जाती है तो। ठीक, तो ध्यान रखिएगा। दूसरी जो चला, इसका नाम है तेजस एक्सप्रेस रखा गया था, पहली जो ट्रेन थी तेजस एक्सप्रेस, ठीक, याद रखेंगे। और सेकंड जो चलाई गई थी वो मुंबई से अहमदाबाद चलाई गई थी, मुंबई से अहमदाबाद। अभी तक टोटल 3 प्राइवेट कॉर्पोरेट ट्रेन जो है चलाई गई हैं। पहली वाराणसी, पहली दिल्ली से लखनऊ, दूसरी मुंबई से अहमदाबाद, तीसरी वाराणसी से इंदौर, जिसे महाकाल एक्सप्रेस का नाम दिया गया। पहली दूसरी को तेजस एक्सप्रेस नाम दिया गया था। और इस बार के बजट में, बजट 2020 में, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी के द्वारा एक घोषणा भी की गई थी कि टोटल 150 ट्रेन जो है वो प्राइवेटाइज कर दी जाएंगी, या प्राइवेट ट्रेनें जो है वो चलाई जाएंगी, ध्यान रखना, 1 साल में। ठीक। चलिए अगला जो करंट अफेयर की कैटेगरी है वो भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। 5th एडिशन ऑफ बिम्स्टेक समिट, समिट्स एंड कॉन्फ्रेंसेस से क्वेश्चन है। तो देखिए बिम्स्टेक समिट जो 5वां एडिशन है, 5वां संस्करण, इसका कब, सितंबर 2020 में होगा। कहां पर होगा, कोलंबो श्रीलंका में होगा, याद रखना है। बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन है। बिम्स्टेक जो एक ग्रुप जो बनाया गया था 1997 को, 1997 में इसकी स्थापना की गई थी। याद कैसे रखना है, जितने इसमें अल्फाबेट हैं उतना ही पीछे है, कितना, 7, तो 1997 हो गया। बिम्स्टेक की अगर बात करें तो इसका जो हेडक्वार्टर, जो परमानेंट सेक्रेटेरिएट, मुख्यालय या स्थायी सचिवालय कहां पर है, तो इसका जो स्थायी सचिवालय है वो ढाका बांग्लादेश में है, ढाका बांग्लादेश में, ध्यान रखना है। चलिए, और साथ ही साथ अगर बात करें कि बिम्स्टेक की जो डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज है दूसरे नंबर की, वो कहाँ हुई थी, ये क्वेश्चन जो पूछा गया था नाबार्ड ग्रेड ए के एग्जाम में पूछा गया था, ध्यान रखना है। ठीक, बिम्स्टेक सेकंड डिजास्टर मैनेजमेंट एक्सरसाइज विच वाज हेल्ड इन भुवनेश्वर, उड़ीसा, याद रखेंगे। भुवनेश्वर जो कि कैपिटल सिटी किसकी भाई, उड़ीसा की, याद रखना है। वहां पर ये आयोजित की गई थी, याद रखेंगे।
ठीक। बिम्स्टेक में कितने कुल देश हैं? जितने इसमें अल्फाबेट है। कितने अल्फाबेट हैं? 7 हैं। 7 ही देश हैं, याद रखना है। बी का प्लेस वैल्यू आप जानते हैं 2 होता है, तो बी से बांग्लादेश और बी से भूटान, 2 हो गए। आई से इंडिया, एम से म्यांमार, एस से श्रीलंका, टी से थाईलैंड और एक बच गया तो नेपाल। नेपाल है। 2018 में 4th बिम्स्टेक समिट नेपाल में ही हुआ था, नेपाल की राजधानी में काठमांडू, नेपाल में, याद रखना। 4th समिट ऑफ बिम्स्टेक तो काठमांडू, नेपाल। फर्स्ट जो हुआ था वो हुआ था थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक में 2004 में, याद रखना है। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच। देखिए, एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा, सब बच्चों की समस्या ये होती है करंट अफेयर्स की। जब आप मेरे साथ जुड़ेंगे या सक्सेस मंत्रा क्लियर एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस के साथ जुड़ेंगे, एक्सपीरियंस के साथ आप पढ़ेंगे, तब आपको कोई भी समस्या किसी भी सब्जेक्ट में नहीं आने वाली है, ये ध्यान रखिएगा। एक चीज की मैं बात करता हूं कि क्वालिटी एजुकेशन जो है बहुत जरूरी है। ठीक, क्वालिटी एजुकेशन बहुत जरूरी है क्वांटिटी एजुकेशन से, क्योंकि ज्यादातर यूट्यूब चैनल हैं, आपने देखा होगा, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूं, सब अच्छे हैं, लेकिन क्वांटिटी पढ़ने की बजाय क्वालिटी जो है वो सबसे बड़ी चीज होती है। अगर आप जल्दी सिलेक्शन चाहते हैं तो सक्सेस मंत्रा क्लियर एग्जाम ऑनलाइन क्लासेस प्लेटफॉर्म जो है जरूर ज्वाइन करें। चलिए, थैंक यू क्लास, थैंक यू वेरी मच।